Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 1st of September 2023. तो गाइज आज है तारीख 1 सितंबर 2023 और है फ्राइडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। एज यू कैन सी गाइज आप लोगों को ये वाला चैनल मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर डेली बेसिस पर लेक्चर का पीडीएफ मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ मिल जाता है और डेली बेसिस पर बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं। नाउ बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी लोगों को मैप में जाकर देखना है गैबोन को कहाँ पर है ये एग्जैक्टली लोकेटेड, इसको अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी प्रीवियस ईयर साल 2018 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। डेली बेसिस पर हम लोग यहाँ पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा है, आप आराम से इसका जवाब दे सकते हो। क्या बोलता है क्वेश्चन, व्हाट इज़ थार्ड की फुल फॉर्म क्या है, टर्मिनल हाई ऑल्टीट्यूड एरिया डिफेंस। ये कभी कभी न्यूज़ में देखने को मिलता है, तो ये क्या है आपने बताना है। ऑप्शन नंबर ए, क्या ये इजराइल का रडार सिस्टम है। ऑप्शन नंबर बी, क्या ये भारत का खुद का बनाया हुआ एंटी मिसाइल प्रोग्राम है। या ऑप्शन नंबर सी, क्या ये अमेरिका का एंटी मिसाइल सिस्टम है। या ऑप्शन नंबर डी, क्या ये एक डिफेंस कोलैबोरेशन है बिटवीन द जापान एंड साउथ कोरिया। तो इसका सही आंसर सभी को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। एटलीस्ट सभी को इसमें पार्टिसिपेट करना है, जैसा मैं आप लोगों से डेली बेसिस पर बोलता हूँ। बाय द वे इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैंने आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया है, वहाँ से भी आप इसको चेकआउट कर सकते हो। और अगर वहाँ पर आंसर नहीं मिलता है तो भी कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वीडियो के लास्ट में इसके करेक्ट आंसर का डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो चलो शुभारंभ करते हैं और चलते हैं सबसे पहले थंबनेल वाले इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। दोस्तों ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है 2023 वाले साल में, यानी इस साल की मैं बात कर रहा हूँ। इस साल में तीसरी बार हम इस आर्टिकल को डिस्कस कर रहे हैं अपने इस न्यूज़पेपर के वीडियो में। इससे पहले मैंने 2 या 3 अगस्त को डिस्कस किया था सुपर मून के बारे में, और आज 1 सितंबर है, आज फिर से मैं डिस्कस कर रहा हूँ। और उससे पहले जुलाई के मंथ में भी मैंने डिस्कशन किया था। क्यों? क्योंकि यहाँ पर साल 2023 में 4 सुपर मून्स दिखने हैं, जिसमें से 3 सुपर मून्स ऑलरेडी दिख चुके हैं, एक आखिरी बचा है जो सितंबर में दिखाई पड़ेगा। तो ये थर्ड वाला सुपर मून जो है अभी न्यूज़ में बना हुआ है, इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। और एग्जैक्टली ये जो थर्ड वाला सुपर मून है ना, ये केवल सुपर मून नहीं है, ये है सुपर ब्लू मून। तो लंबे समय बाद ये सुपर ब्लू मून दिखाई दिया है, इस वजह से ये काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है। आपने देखा होगा बहुत सारे आर्टिकल्स पब्लिश हो चुके हैं। इवन आज का जो हमारा द हिंदू का न्यूज़पेपर है, वहाँ पर भी आपको इस सुपर ब्लू मून के बारे में आर्टिकल देखने को मिलेगा। क्योंकि आज फ्राइडे है, फ्राइडे में हर फ्राइडे को एग्जैक्टली हमारे द हिंदू न्यूज़पेपर के अंदर में पिक्चर ऑफ द वीक आता है। पूरे सप्ताह का एक बढ़िया सा पिक्चर दिया जाता है। तो इस बार यहाँ पे सेलेक्ट किया गया है सुपर ब्लू मून को। तो सुपर ब्लू मून जो कि अभी 30 अगस्त की रात को इस प्रकार से दिखाई पड़ा है। काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने ग्रुप में भी वो फोटो भेजा था सुपर ब्लू मून का, काफ़ी सारे लोगों ने देखा था, इस वजह से यहाँ पर ये जो फोटोज़ है वो भेजे गए। ठीक है, तो नासा के अकॉर्डिंग बोला जा रहा है ये जो सुपर मून है ये थोड़ा सा और ज़्यादा आपकी बार चमकीला देखने को मिला है, थोड़ा और ज़्यादा ब्राइटर नज़र आया है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, क्योंकि ये 30 अगस्त को दिखाई पड़ा है और ये बेसिकली यहाँ पर अगस्त के महीने का सेकेंड सुपर मून है। इससे पहले 2 अगस्त को ऑलरेडी 2 या 1 अगस्त को ऑलरेडी यहाँ पर एक सुपर मून दिखाई दे चुका था। तो अगस्त के महीने में, केवल अगस्त के महीने में 2 सुपर मून्स हो चुके हैं। इस वजह से यहाँ पर ये थोड़ा सा यूनिक है और आपने पता भी होना चाहिए। और केवल इतना ही नहीं, मैं आपको और भी वेरियस सोर्सेज दिखा सकता हूँ। यहाँ पर आप देख पाओगे space.com का 8 घंटे पहले इस आर्टिकल को पब्लिश किया है। लास्ट सुपर ब्लू मून अंटिल 2037, 2037 तक, अभी तक का कह सकते हो ये एक आखिरी सुपर मून है, सुपर ब्लू मून है। और जो ये वाला सुपर ब्लू मून जो दिखाई पड़ेगा अगला वाला, वो 2037 में दिखाई पड़ेगा, ऐसा मेंशन किया जा रहा है। ठीक है, टाइम्स ऑफ इंडिया ने, वॉशिंगटन पोस्ट ने, पूरे इंटरनेशनल लेवल पर, नेशनल लेवल पर चर्चा हो रही है। इवन इंडियन एक्सप्रेस के एक्सप्लेन सेक्शन पर भी सुपर ब्लू मून के बारे में मेंशन किया है। अब क्वेश्चन यहाँ पर यह है, क्या ये सुपर ब्लू मून ब्लू कलर का दिखाई पड़ता है क्या? क्या ये चंद्रमा नीला कलर का हो जाता है क्या? तो ये क्या है मैटर, इसको भी मैं आपको समझाने वाला हूँ। सबसे पहले दोस्तों सुपर मून की डेफिनेशन क्या होती है इसको समझो, बिल्कुल सरल शब्दों में मैं 2 लाइन में समझाता हूँ। जब आसमान में चंद्रमा आम दिनों की तुलना में थोड़ा बड़ा दिखाई दे तो उसे सुपर मून कहते हैं। सिंपल सी बात, देखो जो हमारे नॉर्मल डेज हैं उसमें आप चंद्रमा को देखोगे तो एक वो नॉर्मल साइज़ का दिखाई पड़ता है, लेकिन सुपर मून डे के दिन चंद्रमा थोड़ा सा बड़े साइज़ का दिखाई देगा, थोड़ा और ब्राइटर नज़र आएगा। क्यों? क्योंकि वो पृथ्वी के पास में होता है।
पृथ्वी के बिल्कुल क्लोजेस्ट वाले पॉइंट पर होता है। इसी वजह से इसको सुपर मून का नाम दिया है। अब देखो इसी डेफिनेशन को, ये तो बिल्कुल रॉ डेफिनेशन थी, इसी को थोड़ा सा और एक्सप्लोर कर दिया गया। एक्सप्लोर करने पर कुछ टर्म्स आ जाती हैं हमारे पास में जो डायरेक्टली एग्जामिनेशन में देकर आपसे पूछी जा सकती हैं। वो टर्म्स कौन कौन सी है वो भी यहाँ पर इसको समझते हैं। अब देखो, जब क्योंकि हमारी जो पृथ्वी है, आपको पता होगा ये जो पृथ्वी है ना, पृथ्वी के आसपास एक जो ऑर्बिट है, इसके ऊपर जो चंद्रमा है वो यहाँ पर घूम रहा है। ठीक है, पृथ्वी के चारों तरफ हमारा चंद्रमा घूमता है, और जब वो चंद्रमा घूमता है तो उसी ऑर्बिट पर दो बड़े बड़े पॉइंट्स आते हैं। जैसे कि मैं एक बार फिर से अगर इसको रफली ड्रॉ करूं तो सपोज़ यहाँ पर ये अर्थ हो गया, और इधर यहाँ पर ये एक ऑर्बिट हो गया, और ये हमारा मून हो गया। अब यहाँ पे क्या होता है, दो पॉइंट्स आते हैं ऐसे पॉइंट, मान लो सपोज़ एक पॉइंट यह है और एक पॉइंट यह है। एक ऐसा पॉइंट जहाँ पर चंद्रमा और पृथ्वी की दूरी बहुत ही ज़्यादा कम हो जाती है, इनके बीच में दूरी जो है बहुत कम हो जाएगी, यानी बहुत करीब हो जाते हैं ये दोनों। और एक ऐसा पॉइंट जहाँ पर पृथ्वी और चंद्रमा की दूरी बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है, दूरी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है, यानी चंद्रमा और ज़्यादा दूर चले जाता है पृथ्वी से। तो ऐसे दो पॉइंट्स आते हैं, और उन दोनों पॉइंट्स को हम अलग अलग नाम से जानते हैं। एक को पेरिजी के नाम से जानते हैं और एक को एपोजी के नाम से जानते हैं। समझ गए? तो इन पॉइंट्स को डिटेल से देखना है तो ये वाला फोटो आप देखो, आपको बिल्कुल क्लियरली समझ में आएगा। ठीक है, एग्जैक्टली एक सेकेंड रुक जाओ। हाँ, अब आपको दिख रहा होगा। तो एक पॉइंट ऐसा होता है, जैसे मैंने आपको दिखाया, कि जब चंद्रमा और पृथ्वी के बीच का डिस्टेंस थोड़ा सा कम होता है, इसको हम लोग पेरिजी बोलते हैं। और पेरिजी में कितना डिस्टेंस होता है, लगभग 2,25,804 माइल्स। इसको किलोमीटर में अगर हम देखते हैं तो अप्रोक्स आप कह सकते हो 3,60,000 किलोमीटर। ठीक है, ये यहाँ पर डिस्टेंस हो गया। तो जब चंद्रमा पृथ्वी के बिल्कुल कह सकते हो कि करीब करीब, यानी कि 3,60,000 किलोमीटर की दूरी पर है, उसको पेरिजी पॉइंट बोलते हैं। और यही सुपर मून वाला पॉइंट भी कहलाता है, क्योंकि ये सबसे करीब वाला पॉइंट आपको देखने को मिलेगा जो कि पृथ्वी के पास में है। और एक होता है एपोजी। एपोजी में डिस्टेंस कितना होता है, 2,51,968 माइल्स, यानी अप्रॉक्सीमेटली 4,05,000 किलोमीटर। ठीक है, आप इसको ऐसे देख सकते हो। तो यहाँ पे डिस्टेंस पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में थोड़ा बढ़ जाता है। जब डिस्टेंस ज़्यादा हो जाता है तो इस पॉइंट को एपोजी के नाम से जानते हैं। जब डिस्टेंस बिल्कुल क्लोज होता है तो इसको पेरिजी के नाम से जानते हैं। ये दोनों टर्म्स दोस्तों ध्यान रखना, डायरेक्टली आपसे प्रीलिम्स में स्टेटमेंट वाइज देकर पूछा जा सकता है, क्योंकि ये साल का 4 बार कवर होने वाला न्यूज़ है। ऑलरेडी तीसरी बार हम कवर कर रहे हैं, एक बार और कवर होगा, वो सितंबर के महीने में लग ही चुका है, सितंबर का महीना, लेकिन बिल्कुल आखिरी में। तो जब चंद्रमा और पृथ्वी का डिस्टेंस कम होता है, चंद्रमा जस्ट पृथ्वी के बिल्कुल पास में होता है, तो थोड़ा सा बड़े साइज़ का दिखाई देता है, थोड़ा सा ब्राइटर दिखाई देता है, थोड़ा और चमकीला नज़र आता है। अब क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि जो ये सुपर मून वर्ड है ये किसने दिया? ये जो टर्म है सुपर मून, ये एक एस्ट्रोलॉजर है, उनके थ्रू दिया गया था, जिनका नाम है रिचर्ड नॉल। 1979 में उन्होंने ये टर्म दिया। नॉर्मली एक साल में 2 से 4 सुपर मून्स नज़र आते हैं नॉर्मल तरीके से, और इस साल 2023 में 4 सुपर मून्स नज़र आएंगे, जिसमें से 3 ऑलरेडी हो चुके हैं, एक होने वाला है। तो कब कब? एक जुलाई के महीने में देखने को मिला, एक अगस्त में पहली तारीख को देखने को मिले ऑलरेडी देख चुके हैं हम वैसे, और एक 30 अगस्त को भी देख चुके हैं अभी 2 दिन पहले, और एक 29 सितंबर को देखने को मिलेगा। अब सवाल यह है कि सर यहाँ पर ब्लू मून का क्या लिंक है, इसको हम ब्लू मून क्यों बोल रहे हैं? अब दोस्तों वो बात सुनना, बहुत ही सरल तरीके से बता रहा हूँ। देखो, इसको ब्लू मून का नाम किस लिए दिया गया है और क्यों दिया गया है? ब्लू मून इसको इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि जब एक ही पर्टिकुलर महीने में, एक ही मंथ में, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे केवल और केवल अगस्त का महीना आपको ऐसा देखने को मिल रहा है कि केवल और केवल इसी महीने में 2 बार सुपर मून्स नज़र आ रहे हैं। नहीं तो जुलाई में एक बार देखने को मिला है, सितंबर में एक बार देखने को मिलेगा, लेकिन अगस्त में केवल इसी महीने में 2 सुपर मून्स देखने को मिले हैं। तो पहला वाला तो सुपर मून ही कहा जाता है, दूसरे वाला जो होता है उसको सुपर ब्लू मून कहा जाता है। कहोगे क्यों, रीज़न क्या है? रीज़न कुछ नहीं है। यहाँ पे एक क्वेश्चन ये भी उठता है, क्या हमारा चंद्रमा नीला कलर का दिखाई पड़ता है? ऐसा कुछ भी नहीं है, कलर के ऊपर ये कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं रखा गया है। ठीक है, तो सिंपल सा है कि जब एक महीने में 2 फुल मून पड़ते हैं तो दूसरे वाले मून को ब्लू मून के नाम से हम जानते हैं। यहाँ पर ब्लू मून का मतलब इसके कलर से नहीं है बिल्कुल भी, ये आपने ध्यान में रखना है। बस खाली एक पर्टिकुलर नाम दे दिया गया है। अब क्या हो सकता है, यहीं पर लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, जिन्होंने ये कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा होगा, और हो सकता है स्टेटमेंट में दे दिया जाए कि क्या चंद्रमा नीला कलर का दिखाई पड़ता है, तो लगा देंगे हाँ, लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर आप देख पाओगे, अब जिन्होंने पढ़ रखा है, जिन्हें कॉन्सेप्ट पता है कि हाँ ये ब्लू कलर का नहीं होगा, ये कलर डिफर हो सकता है।
ये तो बस ऐसे ही बोल दिया गया, एक महीने में 2 फुल मून 2 सुपर मून नज़र आएंगे, तो उसमें से दूसरा वाला हमारा कौन सा होगा, ब्लू मून होगा। जब एक महीने में 2 नज़र आएंगे तब की बात कर रहा हूँ मैं, समझ गए। इस पॉइंट को ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे आते हैं, नव अगले आर्टिकल पर आते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इस आर्टिकल को आप लोग जीएस पेपर नंबर 3 इकोनॉमी वाले सेक्शन से लिंक कर सकते हो। वैसे आपको पता ही है क्योंकि हम लोग यहाँ पर जीडीपी जीवीए के बारे में बात करने वाले हैं। तो भारत का जो ऑलरेडी पूरा का पूरा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, जीडीपी को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीडीपी होती क्या, कैसे कैलकुलेट होती है, आज मैं आपको इकोनॉमी के ये डिटेल कॉन्सेप्ट भी समझाऊंगा, डोंट वरी, आज आपको मज़ा आएगा इस वाले आर्टिकल में। तो भारत का जो ओवरऑल जीडीपी है, ये अब की बार साल 2024 का जो हमारा 23-24 का जो पहला क्वार्टर है, उस पहले क्वार्टर के अंदर बढ़िया ग्रोथ देखने को मिली है। जीडीपी 7.8% से ग्रो हुआ है, ऐसा यहाँ पर बोला गया। ठीक है, ये 2024 का। और 2023 में पिछले साल वाला अगर हम डेटा देखें तो वो ग्रोथ 13.1% की थी। समझ गए, ये बात क्लियर हो गई। 2023 मतलब 2022-23 और 2023-24 की हम बात करें, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर आपको पता है ना कि कैसे स्टार्ट होता है। हम जब बात करते हैं उसको क्वार्टर की, अगर हम लोग फाइनेंशियल ईयर की बात करेंगे तो फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है, ठीक है, और 31 मार्च को ख़त्म होता है, ये सबको पता है। अब दोस्तों होता एग्जैक्टली यहाँ पर यह है कि एक साल में हमारे अलग अलग क्वार्टर्स होते हैं। एक जो क्वार्टर होता है वो इक्वल्स टू 3 मंथ्स का होता है, ठीक है, 3 महीने का एक क्वार्टर होता है, और एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं। अब कैसे होंगे, अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर जैसे मैंने बोला कि हमारा फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है, तो अप्रैल मई जून ये हमारा हो गया एक क्वार्टर, फिर जुलाई, उसके बाद जून तक ये हो गया, फिर उसका जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, ठीक है। तो एक क्वार्टर, दूसरा क्वार्टर, तीसरा क्वार्टर और ये चौथा क्वार्टर, तो ये 4 क्वार्टर्स 1 ईयर में आपको देखने को मिलेंगे। तो जो अभी हमारा साल 2023-24 है जिसमें हम अभी चल रहे हैं, इसका पहला क्वार्टर कौन सा हुआ दोस्तों, पहला क्वार्टर यही हुआ ना, अप्रैल मई जून वाला, बस। तो इसी अप्रैल मई जून यानी 2023 के अप्रैल मई जून के अंदर में जो हमारा जीडीपी है वो 7.8% से ग्रो हुआ है, बस ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी गई है, सिंपल, ठीक है। तो जीडीपी ग्रोथ अप्रैल मई जून जो हमारा क्वार्टर है हमारा इस वाले साल का, साल 2023-24 का, ये कहीं ना कहीं हाईएस्ट है पिछले 4 क्वार्टर्स के कंपैरिजन में, ठीक है। यानी कि इस अप्रैल मई जून से पहले के अगर 3-3 महीने के 4 क्वार्टर देख लोगे तो उन तीनों महीने में भी इतनी ग्रोथ नहीं हुई है जितनी ग्रोथ यहाँ पे अभी हमें इस वाले क्वार्टर में देखने को मिली है। ये ग्रोथ आप देख पा रहे होंगे, सीधा यहाँ पर बार जो है जून 2022 के बाद से नीचे गिरता हुआ चला गया, बीच में थोड़ा सा अपवर्ड्स देखने को मिला था, लेकिन अभी हमारा ये 23-24 है, इसमें जो पहला क्वार्टर है इसमें थोड़ा सा ज़्यादा ग्रोथ आपको देखने को मिलेगा 7.8% का, बस ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी गई है। तो क्या एग्जाम पर्सपेक्टिव से नहीं, मत ध्यान रखना इतना, एग्जाम पर्सपेक्टिव से ये जो परसेंटेज से कभी नहीं पूछी जाती हैं इकोनॉमी के अंदर में। इकोनॉमी के अंदर में हमेशा जो चीज़ें पूछी जाती हैं वो है जीडीपी, ये जो कॉन्सेप्ट आप न्यूज़ में देख पा रहे हो ये है क्या है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता क्या है, और मैं आपको समझाता हूँ। देखो जीडीपी को पढ़ने का बहुत ही सरल तरीका है। जीडीपी का मतलब है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, हमारे देश की पूरी जो इकॉनमी है वो कहाँ पर स्टैंड करती है, कितने गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हुआ है हमारे देश के अंदर में, वो हमारी जीडीपी के अंदर में आता है। इसकी डेफिनेशन सही से याद करनी है तो यहाँ पर एक सिंपल सा जीडीपी का एक फॉर्मूला आता है दोस्तों, आपको पता होगा क्या है, जीडीपी इज इक्वल्स टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। ये फॉर्मूला आपने ध्यान में रखना है। इसी फॉर्मूले में पूरे के पूरे जीडीपी को डिफाइन कर दिया गया है। सी मतलब क्या है, कंजम्पशन, आई प्लस क्या है, इन्वेस्टमेंट, जी प्लस क्या है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, सरकार के खर्चे, और एक्स माइनस एम क्या है, ये है आपका एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। एक्सपोर्ट कितना हुआ और इम्पोर्ट कितना गया, उसका जितना भी यहाँ पर नेट वैल्यू निकल कर आएगा वो, समझ गए। ये सब अगर कैलकुलेट कर दोगे तो हमारा जीडीपी निकल जाएगा। मतलब हमारे देश में कंजम्पशन कितना हुआ है ये नंबर आ गया, कोई इन्वेस्टमेंट कितना हुआ है देश के अंदर में वो नंबर हो गया, सरकार ने कितना खर्चा किया है वो नंबर आ गया, हमारा एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कितना हुआ है उसमें हमने प्लस माइनस करके हमने एक्सपोर्ट में से इंपोर्ट माइनस किया, सारा डेटा निकल कर आ गया, नेट अमाउंट निकल कर आ गया, वो भी हमने इसमें जोड़ दिया। तो ये जोड़ देंगे, ये जोड़ देंगे, ये जोड़ देंगे, ये जोड़ देंगे, सब कुछ जोड़ देंगे, इससे क्या मिल जाएगा, हमें जीडीपी मिल जाएगा, दैट इज़ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ओवरऑल इकॉनमी किस प्रकार से चल रही है वो मिल जाएगा, समझ गए। तो अब की बार भारत की जो जीडीपी है और दैट इज़ दूसरा जो जीवीए है दैट इज़ ग्रॉस वैल्यू एडेड, ठीक है, जीडीपी आपको बता ही चुका हूँ क्या है, और दूसरा हमारा जीवीए है। तो दोनों के अंदर अब की बार हमने देखा है 7.8% का जो ग्रोथ है वो हमें यहाँ पर नज़र आया है। अब क्वेश्चन ये है कि सर आपने जीडीपी तो बता दिया, ये जीवीए क्या है ये बताओ, और फिर एट द लास्ट ये बताओ जीवीए बढ़िया है या जीडीपी बढ़िया है हमारी इकॉनमी को देखने के लिए, वो मैं आपको आखिरी में बताऊँगा।
अब दूसरी चीज़ जो आपने समझनी है वो है ग्रॉस वैल्यू एडेड। दोस्तों ग्रॉस वैल्यू एडेड क्या है ना, हमारी इकोनॉमी सेक्टर के अंदर में कितना ज़्यादा वैल्यू ऐड हो रहा है उस चीज़ को यहाँ पर ये दर्शाता है। कहोगे अभी भी यहाँ पर इसे क्लियर नहीं हुआ। अब देखो मैं आपको थोड़ा सा क्लियरली समझाता हूँ, ठीक है। यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं और एक एग्जाम्पल जो कि आपकी बुक्स के अंदर भी दिया गया है वही पॉपुलर एग्जाम्पल है समझाने के लिए। सपोज़ यहाँ पे जीवीए हम देख रहे हैं ग्रॉस वैल्यू एडेड क्या है। अब ध्यान से समझना, एक हमारे यहाँ पे फार्मर है, किसान है। अब फार्मर ने सपोज़ यहाँ पे कोई सामान इन्होंने बनाया, सपोज़ यहाँ पे गेहूँ को उगाया, और गेहूँ को उगाने के लिए जो कॉस्ट लगी थी वो ज़ीरो लगी थी। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है। एग्जाम्पल इन्होंने यहाँ पर गेहूँ लगाया और गेहूँ लगाने के लिए कोई पैसा नहीं लगा, लगेगा वैसे, लेकिन मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझा रहा हूँ कि कोई पैसा नहीं लगा, ठीक है। उन्होंने गेहूँ ग्रो कर लिया और ग्रो करने के बाद में इन्होंने गेहूँ ले जाकर बेच दिया 100 रुपये में। मैं सब एग्जाम्पल लेके समझा रहा हूँ ताकि आपको क्लियर समझ में आ जाए, ठीक है। तो 0 रुपये में प्रोडक्शन किया, 100 रुपये में ले जाकर बेच दिया, 100 रुपये में ले जाकर बेच दिया। तो इससे कितना वैल्यू ऐड हुआ फार्मर के पास में? 100 रुपीज़ का वैल्यू ऐड हुआ नहीं हुआ? समझ गए? अब क्वेश्चन यहाँ पर यह है, ये 100 रुपये का किसको ले जाकर बेचा था? 100 रुपये का बेच दिया बेकरी वाले को, ठीक है। तो बेकरी वाले के पास में 100 रुपये उसके गए और 100 रुपये से हमारे पास में क्या आ गया? बेकरी वाला जो आपका गेहूँ वगैरह परचेज़ कर रहा है, अब गेहूँ से उसने आटा बनाया, आटे से ब्रेड बनाया, उसके बाद उन्होंने कुकीज़ बनाई, ठीक है, बिस्किट वगैरह बनाए, ये सब कुछ सामान बनाकर इन्होंने बेचना स्टार्ट कर दिया। तो 100 रुपये लगा कर अब क्या हुआ, इन्होंने ये सारा का प्रोडक्शन किया और प्रोडक्शन करने के बाद में बेचना स्टार्ट कर दिया। और बेचने के बाद में सपोज़ यहाँ पे 200 रुपये का इन्होंने सामान बेच दिया। और 200 रुपये का जब बेच दिया तो अगेन आप देख पाओगे बेकरी वाले ने कितना वैल्यू ऐड किया इस इकोनॉमी के अंदर में। अगेन यहाँ पर भी 100 रुपये का उन्होंने आटा खरीदा, 200 रुपये में बेच दिया, तो केवल और केवल 100 रुपीज़ यहाँ पर इन्होंने भी ऐड किए नहीं किए? इकोनॉमी के अंदर में इस पर्टिकुलर सेक्टर में 100 रुपये इन्होंने भी ऐड किए। अब क्या हुआ, वो 200 रुपये का जो इन्होंने सामान बेचा, यानी 200 रुपये का जो कुकीज़ वगैरह ब्रेड वगैरह जो भी बनाई इन्होंने, सपोज़ वो होटल में बेच दी या रेस्टोरेंट में बेच दी। अब रेस्टोरेंट वाला क्या कर रहा है, ब्रेड से ब्रेड ऑमलेट खिला रहा है या कोई और चीज़ यहाँ पे उसने डिश बना के खिला दी। तो क्या हुआ, 200 रुपये में ख़रीद के उसने यहाँ पे क्या किया, 300 रुपये में वो सामान बेचना स्टार्ट कर दिया। अब वो ब्रेड खरीदा उसने 80 रुपये में, अब वो क्या कर रहा है, सीधा उससे ब्रेड ऑमलेट बनाकर या कुछ और चीज़ बनाकर खिला रहा है। तो इससे क्या हो रहा है, वो अगेन 300 रुपये में थोड़ा महंगा बेच रहा है, ठीक है। इसने क्या किया अगेन, अब यहाँ पर भी आप देख पाओगे कितने रुपये का वैल्यू ऐड हुआ, 100 रुपीज़ का वैल्यू ऐड हुआ, ठीक है। तो ये हमारी जो इकॉनमी चल रही है इसमें आप देख पाओगे कितना वैल्यू ऐड हो चुका है, 100 + 100 + 100, तीनों को जोड़ दोगे तो 300 रुपये का वैल्यू ऐड हुआ है। इसी को हम लोग बोलते हैं जीवीए, ग्रॉस वैल्यू एडेड। इकॉनमी के अंदर में किस सेक्टर में कितना वैल्यू ऐड हुआ है, तो आप देख पाओगे जीवीए बेसिकली बताता है कि 300 रुपये हमारे इस सेक्टर में ऐड हुआ है, कितना ग्रोथ हुआ है, 300 रुपीज़ का। समझ गए, हमारा जीवीए होता है। तो जीवीए क्या मेजर करता है, टोटल वैल्यू एडेड बाय ईच सेक्टर ऑफ द इकॉनमी। हमारा जो इकॉनमी का हर एक सेक्टर है वो कितना ज़्यादा वैल्यू एडिशन कर रहा है उसको यहाँ पर काउंट किया जाता है। और हर साल इस प्रकार से, जैसे कि हमारे प्राइमरी सेक्टर यानी एग्रीकल्चर सेक्टर में कितना वैल्यू ऐड हुआ है वो बताता है वो साल का बिल्कुल लास्ट में, सर्विस सेक्टर में, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर में कितना कितना ऐड हुआ है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर वो मेंशन करने का काम करता है जीवीए। जबकि जीडीपी कितना प्रोडक्शन हो रहा है गुड्स एंड सर्विसेज का, उन सबको काउंट करके डेटा बताता है। लेकिन ग्रॉस वैल्यू एडेड कितना वैल्यू ऐड हो रहा है इकॉनमी के अंदर में वो बताता है। डिफरेंस आपको क्लियर हो गया होगा बिल्कुल सरल तरीके से। और इसको और एक्सपेंड करते तो सिंपल सी बात है भैया, जीडीपी क्या है, जीडीपी यहाँ पर मेजर किया जाता है हमारी, जब देखो जीडीपी का यूज़ हम लोग करते हैं, ये हमारी देश की नेशनल इनकम को मेजर करने का तरीका है। देश की ग्रोथ कितनी हो रही है, देश का आय कितना है, इसको मेजर करने का तरीका है। तो ये मेजर कैसे करता है कि भैया कितने एक्सपेंडिचर, कितना हमारा खर्चा हो चुका है इकॉनमी में, है ना, कितना कंजम्पशन हो गया, सरकार का एक्सपेंडिचर हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, तो मतलब हमारी इकोनॉमी में कितना खर्चा हो गया, उन सब खर्चों को जोड़ देता है। सिंपल सी बात है, वो बन गया जीडीपी। और जीवीए में हमारे ग्रॉस वैल्यू एडेड में क्या होता है, जीडीए हमारा कितना वैल्यू ऐड हो रहा है गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने पर। हम अपने इकॉनमी के अंदर में जो गुड्स और सर्विस बना रहे हैं और बनाते बनाते उसमें से हम क्या करेंगे, इनपुट कॉस्ट को माइनस करते हुए चलेंगे, है ना, जो हमने लगाया उसको माइनस करते हुए चलेंगे, कितना वैल्यू ऐड हुआ है एग्जैक्टली, बस वो हम यहाँ पे जोड़ रहे हैं ग्रॉस वैल्यू एडेड में। अब क्वेश्चन यहाँ पर यह है, जीडीपी और जीवीए में कोई लिंक है आपस में, कोई जोड़ आपको देखने को मिलेगा? हाँ बिल्कुल, ये दोनों दोस्त हैं। कैसे दोस्तों, जीडीपी कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसके 3 मेथड होते हैं। एक मेथड तो मैंने आपको बता दिया C+I+G+ वाला। एक और मेथड मैं आपको बताता हूँ सिंपल वाला, जिसमें हम लोग देखते हैं कि जीडीपी और जीवीए दोनों बराबर कैसे हैं, दोनों लिंक कैसे खाते हैं।
देखो जीडीपी को निकालने का एक और तरीका होता है। जीडीपी कैसे निकल सकता है, उसके लिए हमें क्या लेना पड़ेगा, ग्रॉस वैल्यू एडेड, हमारे साल में सेक्टर्स ने, इकोनॉमिक सेक्टर में कितना वैल्यू ऐड हुआ है, प्लस हमारी सरकार ने कितने टैक्सेस अर्न करे हैं, टैक्सेस अर्न बाय दी गवर्नमेंट। ठीक है, तो टैक्सेस कितने अर्न किए हैं वो ले लिया, और इसमें से सरकार ने कितनी सब्सिडी दे दी है, सब्सिडी जो सरकार देती है जैसे सिलेंडर वगैरह है और बाकी सारे सामान हैं, इस पर जो सब्सिडी मिलती है गवर्नमेंट की साइड से, वो हो गया। सरकार ने कितने टैक्स कमाए और कितनी सब्सिडी यहाँ पर दे दी, कितना टैक्स कमाया उसमें से कितना पैसा चला गया, सब्सिडी कितनी दे दी वो हम माइनस कर देंगे। जो अमाउंट आएगा, जो भी अमाउंट निकल कर आएगा, उस अमाउंट को हम ग्रॉस वैल्यू एडिड के साथ में जोड़ देंगे। इन दोनों को अगर जोड़ देते हैं तो इससे भी हमें जीडीपी मिल जाता है, हमारे देश का डोमेस्टिक प्रोडक्शन मिल जाता है। तो ये बेसिकली यहाँ पर एक लिंक देखने को मिलेगा। अब इस लिंक को मैं अगर आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊँ, सपोज़ यहाँ पर एक बढ़िया सा एग्जाम्पल लेते हैं कि 100 रुपये का, यहाँ पे जीवीए की जगह हमने ले लिया 100 रुपया। 100 रुपये सपोज हो यहाँ पर हमारा ग्रॉस वैल्यू एडेड है, ठीक है, और सरकार ने 50 रुपये का टैक्स कमाया, क्लियर, और इसमें से 50 रुपये में से 20 रुपये की सब्सिडी दे दी। ये एग्जाम्पल ले लिया हमने। तो 50 रुपये का इन्होंने टैक्स कमाया, 20 रुपये की सब्सिडी दे दी, 100 रुपये का हमारा साल का ग्रॉस वैल्यू एडेड है। अब तीनों का अगर हम लोग टोटल निकाल दें, ठीक है, तो 100 + 30 = कितना हो जाएगा, 130, यानी कि हमें जीडीपी कितना मिल गया, 130 मिल गया, क्योंकि जीवीए 100 है साल का, टैक्सेस अर्न करें यहाँ पे 50 सरकार ने, और सब्सिडी यहाँ पे दे दी 20 रुपये की। तो ये क्या हो गया, ये हमारा हो गया जीडीपी 130 रुपये का। लेकिन दोस्तों ये पर्टिकुलर केस कौन सा है, ये केस वो है जहाँ पर हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी जीडीपी जो है वो जीवीए से ज़्यादा निकल कर आ रही है। लेकिन ये किस पे डिपेंड कर रहा है, टैक्सेस के ऊपर, समझ गए। अब यहाँ पे सपोज एक और एग्जांपल ले लें, मान लो यहाँ पर अगेन जीवीए जो हमारा ग्रॉस वैल्यू एडेड है वो 100 रुपये ही है, बस क्या हो गया, टैक्स यहाँ पे सरकार ने सपोज 50 रुपये का ही अर्न किया, 50 रुपये का टैक्स मिला, लेकिन अब की बार जो सब्सिडी है वो ज़्यादा की दे दी, 70 रुपये की सब्सिडी दे दी। अब 70 रुपये की सब्सिडी देने के बाद में क्या होगा, यहाँ पे आप अमाउंट निकालोगे तो यहाँ पे आपका अमाउंट हो जाएगा 80 रुपया। तो अब की बार जीडीपी यहाँ पर कितनी हो गई, टोटल 80 रुपीज़ हो गई। यानी इस वाले केस में जो जीडीपी है वो हमारे ग्रॉस वैल्यू एडेड से कम है। लेकिन ये देख पा रहे हैं हम कि सारा यहाँ पर टैक्स का गेम हो रहा है, टैक्सेस ज़्यादा कम हो रहे हैं, उसके बेसिस पर जो जीडीपी है वो चेंज हो रही है, जबकि जो ग्रॉस वैल्यू एडेड है वो हमारा आपको सेम ही देखने को मिलेगा। तो ज़्यादा जो प्रेफर किया जाता है इकॉनमी के अंदर में, ज़्यादा कह सकते हो एक्यूरेट जो होता है वो हमारा ग्रॉस वैल्यू एडेड दैट इज़ जीवीए होता है। ये एग्जैक्टली हमें शो करता है कि इकॉनमी के अंदर में कितना वैल्यू ऐड हुआ है, कितना कॉन्ट्रीब्यूशंस आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ये जितने भी एग्जाम्पल लेके बताए ना मैंने, ये सब नितिन सिंघानिया के एग्जाम्पल लेके मैंने आपको समझाया। आपके जो स्टैटिक बुक्स हैं वो सब यहाँ पर मैंने आपको एक सामने एक्सप्लेन किया। आई होप आपको जीडीपी प्लस जीवीए इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है इकॉनमी के अंदर में वो समझ में आ चुका होगा। क्लियर, चलो ये मैंने आपको क्लियर कर दिया। अब इसके बारे में अगर आपने कुछ लिखना है तो सर कैसे लिखना है, परेशान मत हो, सब कुछ आपको लिखा लिखाया मिल गया। यहाँ पर जीडीपी क्या है ये मैंने आपको समझा रखा। जीडीपी के 4 मेन इंजन्स, जीडीपी का जो मेन फार्मूला है वो क्या है वो हमने समझा। जीडीपी = यहाँ पर C+I+G+X-M, वो मैंने आपको यहाँ पे फार्मूला दे दिया। जीवीए क्या है वो आपको समझा दिया, ठीक है। और जीवीए का फार्मूला क्या है, कैसे जीडीपी और जीवीए दोनों लिंक खाते हैं। जीडीपी ये मैंने आपको बताया, जीवीए प्लस टैक्सेस अर्न बाय गवर्नमेंट, सब्सिडीज़ दे दी, वो वाला जो एग्जैक्ट फार्मूला है वो हमने समझा, ठीक है। इन दोनों का लिंक क्या है वो हम लोगों ने यहाँ पर समझा। और टैक्सेस का मेन रोल क्या है, जिस साल टैक्स सरकार के पास में ज़्यादा आएगा हमारी जो जीडीपी है वो थोड़ी सी ज़्यादा होगी जीवीए से, जबकि जीवीए एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन देता है, जबकि जीवीए हमारी इकॉनमी में एग्जैक्टली कितना एडिशन हुआ है वो बताता है। लेकिन जीडीपी बेसिकली कहीं ना कहीं टैक्सेस की वजह से ऊपर नीचे हो जाता है, इस वजह से जीवीए को हम थोड़ा ज़्यादा एक्यूरेट मेंशन कर सकते हैं। क्लियर हो गया। चलो अब आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। थोड़ा ज़्यादा समय ले लिया लेकिन माफ़ी चाहेंगे, और जानना भी ज़रूरी था, काफ़ी लोगों को पता होगा, वो जिन्हें पता था वो थोड़ा स्किप भी कर सकते हैं ना। दोस्तों अब आगे बढ़ने से पहले आपने एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके लिए, अगर आप लोग पेड ग्रुप्स को ज्वाइन करना चाहते हो तो आपके पास में एक अच्छा चांस है हमारे इस पेड ग्रुप को ज्वाइन करने का। इस पेड ग्रुप के अंदर में डेली करंट नोट्स PDF आपको प्रोवाइड करवाई जाती हैं, ठीक है। यानी कि जैसे अभी हमने 2 आर्टिकल डिस्कस किए, हमने अभी सुपर मून वाला आर्टिकल डिस्कस किया, जीडीपी जीवीए डिस्कस किया। अब आर्टिकल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है। अभी मैंने आपके साथ में दोनों आर्टिकल्स में बैकग्राउंड डेटा डिस्कस किया, और ऐसे हर एक आर्टिकल में आपको थोड़ा थोड़ा बैकग्राउंड डेटा देता हुआ चलूँगा, तो एग्जाम पर्सपेक्टिव से वो रेलिवेंट है। वो चीज़ें आपको PDF फॉर्म में, एग्जैक्टली प्रिंटेबल फॉर्म की PDF में प्रोवाइड करवाया जाता है, और वो PDF हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में है। तो आपके पास में अच्छा चांस है ज्वाइन करने का, क्योंकि इसको ज्वाइन करने का जो अमाउंट है वो भी बहुत ज़्यादा नहीं है कि आपको सोचना पड़े
क्योंकि यहाँ पर केवल 499 में आपको लाइफ टाइम का एक्सेस मिल रहा है। केवल आपने 499 रुपये खर्च करना है उस ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए, और जैसे ग्रुप में ज्वाइन हो जाओगे उसके बाद सारी टेंशन खत्म। कोई 6 महीने बाद 1 साल बाद दोबारा पैसा देने की ज़रूरत नहीं है, कोई सब्सक्रिप्शन रिन्यूएबल की ज़रूरत नहीं है। आप सीधा सीधा यहाँ पर 499 में लाइफ टाइम तक उस ग्रुप के अंदर जो भी आपको बेनिफिट्स मिल रहे हैं वो एक्सेस कर सकते हो। अब दोस्तों यहाँ पे इसको ज्वाइन करने के लिए एक सिंपल तरीका है, व्हाट्सएप पर जाना है, आपको नंबर दिया गया है 8534873368, इस नंबर पर मैसेज करना कि हाँ मुझे ये ग्रुप ज्वाइन करना है। वहाँ से रिप्लाई आएगा, आपके साथ में एक मैसेज शेयर किया जाएगा, उसमें पेमेंट का प्रोसेस दिया जाएगा, साथ ही साथ में डेमो वीडियो का आपको लिंक मिलेगा। आप अच्छे से पूरे डेमो वीडियो को देख सकते हो, अपने आप को सेटिस्फाई करने के बाद में जाकर ये इन्वेस्टमेंट करना। हम आगे आते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दोस्तों, मेक श्योर करना वीडियो पे लाइक का बटन ज़रूर प्रेस कर देना। एक छोटा सा टारगेट ही होता है यार हमारा 5K प्लस लाइक्स का, जिसको आप अचीव करवा सकते हो। साथ ही साथ में मेरे साथ में इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हो। इंस्टाग्राम पे जाना, सर्च बॉक्स में लिखना दीपक यादव एजुकेशन, मेरा प्रोफाइल मिलेगा जहाँ पर 13,000 से ज़्यादा ऑलरेडी मेरे साथ में लोग जुड़ चुके हैं। आप भी मेरे साथ में पर्सनली जुड़ सकते हो। ना अगले पेज पर काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं, जैसे सबसे पहला ये वाला, इसको हम लोग जीएस पेपर नंबर 1 ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से लिंक करेंगे। तो भारत के अंदर में अगस्त के महीने में, स्पेशली अगस्त का महीना ख़त्म हो चुका है, तो अगस्त में जो बारिश हुई है वो बहुत ही ज़्यादा लोवेस्ट देखने को मिली है, बहुत ही ज़्यादा कम हुई है, एक्सेप्ट नॉर्थ इंडिया को छोड़कर। नॉर्थ इंडिया में काफ़ी ज़्यादा बारिश देखने को मिली, जिसकी वजह से हिमाचल प्रदेश में आपने देखा कितना ज़्यादा जो डिज़ास्टर है वो यहाँ पे नज़र आया। उत्तराखंड में कितना डिज़ास्टर हुआ है। उन पर्टिकुलर एरियाज़ को छोड़कर ओवरऑल जितनी बारिश होनी चाहिए थी अगस्त के अंदर में वो नहीं हुई है। ऐसा यहाँ पर खुद इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट यानी भारत के मौसम विभाग का स्टेटमेंट निकल कर आया है। ये आपको लंबा सा चार्ट दिया गया है। इस चार्ट में ये दिखाया गया किस किस साल में बारिश ज़्यादा हुई है और किस किस साल में कम हुई है। मतलब आप ये देख सकते हो, ये चार्ट हमें एग्जैक्टली ये दिखाता है कि साल 1901 वाला ईयर अगर आप देखते हो ना दोस्तों, तो 1901 में अगस्त के महीने में सबसे कम बारिश हुई थी। उसके बाद लगभग 100 साल बाद ऐसा सिनेरियो अब की बार 2023 में देखने को मिला है। ठीक है, और मतलब 1901 के बाद कई सारे ऐसे ईयर देखने को मिले हैं, बीच बीच में बहुत सारे साल आए हैं, जैसे 1966 हो गया, 11, 68, 30, 79। इन सब सालों में अगस्त के महीने में स्पेशली यहाँ पर बारिश कम हुई है। इनमें आप 2023 को भी ऐड कर सकते हो, ये बताया गया। रीज़न, कारण क्या है, क्योंकि मेन चीज़ हमें यही समझना होगा मेन कारण क्या है। मेन कारण है अब की बार जो एल नीनो है वो थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रेंथन, ज़्यादा मजबूत होता हुआ नजर आया, और एल नीनो की वजह से अब की बार भारत में सूखा पड़ा और जो बारिश है वो कम हुई। मैंने बोला एक्सेप्ट हिमालयन स्टेट्स, जैसे कि हमारा उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश की बात छोड़कर हम बात कर रहे हैं। और आखिरी बार भारत के अंदर में इस प्रकार से बारिश के अंदर जो कमी हुई थी अगस्त के महीने में, 2023 वाला जो सिनेरियो हुआ है वो जो एग्जैक्टली सिनेरियो हुआ था वो 2005 में देखने को मिला था, जब बारिश का जो शॉर्टफॉल है वो कह सकते हो नॉर्मल से 25% के आसपास हमें देखने को मिला था। और ऐसे सिनेरियो 2005 के बाद 2009 में भी नज़र आया। 2009 के अंदर भी भारत के अंदर में बहुत बड़े लेवल पर सूखा पड़ा, अगस्त के महीने में स्पेशली बारिश उस समय पर भी काफ़ी ज़्यादा कम हुई थी। अब उसके बाद 2023 में, यानी इस साल हमने अगस्त के महीने में ऐसा देखा है, क्योंकि मानसून में ये बारिश होनी थी जो कि अभी एग्जैक्टली नहीं हो पाई, वो यहाँ पर समझाया गया। क्लियर कर लिया। अब रीज़न क्या है, रीज़न मैंने आपको बता दिया, एल नीनो। एल नीनो क्या है दोस्तों, आप इसको समझते हैं। आपने काफ़ी बार इस साल पढ़ा होगा, और अब देखो पॉसिबिलिटी है कि इस साल या फिर अगले साल, इस साल के मेंस में स्पेशली और अगले साल के प्रीलिम्स में हमें एल नीनो को लेकर कोई ना कोई क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। दोस्तों देखो होता क्या है, ये जो फोटो है ये ला नीना को दर्शाता है। हमारे दो मेजर इवेंट्स होते हैं, ला नीना और एल नीनो। बारिश इसी के ऊपर डिपेंड करती है कि मानसून की बारिश कैसी रहेगी, और जब ला नीना कंडीशन होती है किसी भी साल, उस दिन भारत में बारिश अच्छी होती है, और जब एल नीनो होता है तो बारिश कम होती है। कारण क्या है, कारण यहाँ पर यह है कि जो समुद्र के अंदर पानी है ना, उसके नेचर के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे सपोज़ यहाँ पे आपको मैप दिख रहा होगा, इधर आपको यहाँ पर ये एशिया नज़र आएगा, इधर आपको ये साउथ अमेरिका देखने को मिलेगा, ये ऑस्ट्रेलिया हो गया, बीच में हमारा ये पैसिफिक ओशन हो गया। ठीक है, अब पैसिफिक ओशन में जो पानी है एग्जैक्टली, जब हमारे एशिया की साइड में, ऑस्ट्रेलिया की साइड में जो पानी है, गर्म पानी इधर पहुँच जाएगा, यानी कि यहाँ पर हमारा इस वाले रीजन में जो पानी है समुद्र का वो गर्म हो जाएगा, वार्म हो जाएगा। तो गर्म पानी से आपको पता है ना, समुद्र में जहाँ भी पानी गर्म होगा बारिश होनी है। हमारा जोग्राफिकल पूरा का पूरा फेनोमेना है कि भाई यहाँ पर इवापोरेशन होगा, बादल का फॉर्मेशन होगा, बारिश होगी। ठीक है, तो पानी के गर्म होने की वजह से इधर बारिश होती है, लेकिन ये कंडीशन ला नीना वाली होती है। ला नीना के अंदर गर्म पानी इधर पहुंच जाता है और ठंडा पानी जो है वो इधर रहता है, हमारा साउथ अमेरिका की साइड। ठंडे पानी की वजह से कोई बारिश यहाँ पर होती नहीं है, समझ गए। इस पर्टिकुलर रीजन में सूखा पड़ जाता है, और इधर यहाँ पे गर्म पानी की वजह से बारिश पड़ती है, एशिया में, इवन इंडिया के अंदर, ऑस्ट्रेलिया में। अब
हमारा एल नीनो वाले कंडीशन में इसका उल्टा हो जाता है। उल्टा मतलब यही जो वार्म वाटर है ये घूम कर इधर पहुंच जाता है पीछे की साइड में, यहाँ पर पहुंच जाता है वार्म वाटर, और ये कोल्ड वाटर घूम कर इधर पहुंच जाता है इस इधर की साइड में। ठीक है, अब ये कोल्ड वाटर इधर आ गया, यानी अब इधर बारिश नहीं होगी, इधर सूखा पड़ता हुआ नजर आएगा। इधर वार्म वाटर पहुंच गया, मतलब अब इधर की साइड में हमको बारिश देखने को मिलेगी। यही बेसिकली हमारा एल नीनो है। आई होप दोस्तों ला नीना और एल नीनो आपको समझ में आ गया होगा। ला नीना जब गर्म पानी इधर एशिया की साइड पहुंच जाए, एल नीनो जब गर्म पानी घूम कर इधर पहुंच जाए साउथ अमेरिका की साइड। सिंपल, ये बात आपको क्लियर हो गई। अब आगे आते हैं, एल नीनो ला नीनो के बीच का डिफरेंस क्या है वो मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही, अभी जस्ट कुछ सेकंड पहले यहाँ पर समझा दिया है। अब इतिहास में पहले कब कब एल नीनो के इवेंट्स देखने को मिले हैं दोस्तों? जो एल नीनो के इवेंट्स हैं वो 1982 से लेकर 1983 में देखने को मिला, फिर 1997 से लेकर 1998 के बीच में देखने को मिला। ये जो 2 साल का एल नीनो वाला इवेंट था ये सबसे इंटेंस था हमारे पूरे 20th सेंचुरी का। 1982 और 1983 वाला जो इवेंट था, यहाँ पर जो हमारे समुद्र का जो सरफेस का टेम्परेचर था वो लगभग 9 से लेकर 8 डिग्री के आसपास, 9 से लेकर 8 डिग्री फ़ारेनहाइट के आसपास आपको देखने को मिलेगा। एल नीनो का जो इवेंट है स्पेशली 1997 और 1998 वाला, ये पहला ऐसा इवेंट था जहां पर पहली बार पूरे एल नीनो को मॉनिटर किया गया, यानी इसके शुरुआत से लेकर अंत तक इसके ऊपर ध्यान रखा गया, क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं वो सब कुछ यहाँ पर ध्यान में रखा गया। तो 1997 से लेकर 1998 वाला जो एल नीनो वाला इवेंट था, इसकी वजह से इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, इन सभी एरियाज़ में सूखा पड़ चुका था, क्योंकि ये हमारी एशियन कंट्रीज़ हैं, स्पेशली साउथ ईस्ट एशिया के अंदर आती हैं। जबकि साउथ अमेरिका में जो पेरू, कैलिफोर्निया जैसी कंट्रीज़ हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा भारी भरकम बारिश हुई थी, बाढ़ भी आ गई थी 1997 और 1998 की मैं बात कर रहा हूँ। समझ गए? तो ये प्रीवियस यानी कि इतिहास के एल नीनो इवेंट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। और इसी एल नीनो ने 2016 वाला जो साल था इसको सबसे गर्म साल यहाँ पे बना दिया था। इसकी वजह से सूखा पड़ा, सूखे पड़ने की वजह से गर्मी काफ़ी ज़्यादा रही, और ग्लोबल वार्मिंग के साथ मिलकर कह सकते हो 2016 वार्मेस्ट ईयर अभी तक यहाँ पर रिकॉर्ड में बना हुआ है। क्लियर? चलो आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। बराबर वाला दोस्तों आर्टिकल देख पा रहे होंगे, ये जो है सीधा वनडे एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, हमारे यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन यहाँ पर वनडे एग्जामिनेशन वाले भी कई सारे लोग देखते हैं ये न्यूज़पेपर एनालिसिस, तो इस वजह से मैं सारे आर्टिकल कवर करते हुए चल रहा हूँ। इस आर्टिकल में बोला जा रहा है जो हमारा रेलवे बोर्ड है, रेलवे बोर्ड की पहली महिला हेड बन चुकी हैं जिनका नाम है जया वर्मा। जया वर्मा सिन्हा, जिनका फोटो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये इनको अपॉइंट कर लिया गया है रेलवे बोर्ड का एक चेयरपर्सन के तौर पर। तो पहली बार यहाँ पे कह सकते हो एक महिला जो है, ये पहली महिला है, इस वजह से एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ये फर्स्ट वुमेन है जो कि यहाँ पर कह सकते हो रेलवे बोर्ड को चेयर करती हुई नजर आएंगी। ठीक है, इनसे पहले अनिल कुमार लाहौती थे, अब उनको रिप्लेस करके ये यहाँ पर चेयर करेंगी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जिस वजह से आपने एग्जाम के लिए से पढ़ना है, ये पहली महिला बनी है पिछले 118 साल का रेलवे बोर्ड के इतिहास में। 118 साल का पूरा हिस्ट्री है रेलवे बोर्ड का, अभी तक कोई भी महिला इसको हेड नहीं करी है, तो फर्स्ट टाइम यहाँ पर इसको हेड कर रही है। तो नाम आपने ध्यान में रखना है, जया वर्मा सिन्हा इनका नाम है। अब इनका कुछ पास डिटेल्स बताया गया कि पहले यहाँ पर ये कहाँ पर काम करी हैं, कहाँ पर ये इन्होंने कब ज्वाइन किया रेलवेज़ को, ये सारी इन्फॉर्मेशन दी गई। वो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, आप उसको स्किप कर सकते हो। आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। फिर उसके बाद इसी के नीचे एक आर्टिकल आपको और देखने को मिलेगा, अगेन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, और ये सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। रैमन मैग्सेसे अवार्ड के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो असम बेस्ड यहाँ पर एक पर्सन आपको देखने को मिलेंगे जिनका नाम है आर रवि कन्नन। ये एक बेसिकली ऑन्कोलॉजिस्ट हैं। ठीक है, कैंसर के यहाँ पर डॉक्टर आपको देखने को मिलेंगे, कैंसर का ट्रीटमेंट प्रोवाइड करवाते हैं, और कैंसर के ट्रीटमेंट के मामले में इन्होंने एक क्रांति लेकर आई है। इसी वजह से यहाँ पर 2023 का जो ये रैमन मैग्सेसे अवार्ड है इनको दिया जा रहा है। इस वजह से यहाँ पर ये जीत चुके हैं इस अवार्ड को, इस अवार्ड से सम्मानित किया जा रहा है इनको। इस वजह से ये न्यूज़ में बने हुए हैं। अगेन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो इस अवार्ड के बारे में पता होना चाहिए, और अगर वनडे एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो इनका नाम पता होना चाहिए। पूछ लिया जाएगा डायरेक्टली ये अवार्ड किस पर्सन को दिया गया है, या फिर आर रवि कन्नन ये रिसेंटली न्यूज़ में है कौन से अवार्ड की वजह से, तो नाम है रैमन मैग्सेसे अवार्ड। तो एक सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, और स्पेशली अभी जो कैंसर हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर है, ठीक है, असम के अंदर में, उसके डायरेक्टर भी हैं। तो ये 2023 का अवार्ड जीत चुके हैं रैमन मैग्सेसे। यहाँ पर बोला जाता है कि ये जो व्यक्ति हैं ये वो पर्सन है जो कि कैंसर के ट्रीटमेंट में स्पेशली असम के अंदर में एक क्रांति लेकर आए हैं, और प्रो पुअर हेल्थ केयर प्रोवाइड करवा रहे हैं, यानी जो गरीब लोग हैं स्पेशली उनका हेल्थ का प्रॉपर ध्यान रखा गया है इनके अंडर में। ये चेन्नई से बिलोंग करते हैं, बाद में कह सकते हो 2007 में सिलचर पहुँचे, उसके बाद ये डायरेक्टर बने CCHRC के उस हॉस्पिटल के जिसकी बात मैंने अभी की थी। अब क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर ये जो पर्सन है ना, इन्होंने क्या किया, बहुत सारी इनके पास में स्टार्टिंग में लिमिटेड फैसिलिटीज़ थी, ज़्यादा कोई फैसिलिटीज़ नहीं थी,
तो उसी लिमिटेड फैसिलिटीज़ का यूज़ करके प्रॉपर रीयूज़ करने के बाद में वो जो हॉस्पिटल है उसको एक बड़े लेवल पर लेकर गए। नाउ आज के समय पर उस हॉस्पिटल में 28 डिपार्टमेंट्स हैं, सभी बीमारी को कवर कर रहे हैं, चाहे वो ऑन्कोलॉजी हो, पैथोलॉजी हो, रेडियोलॉजी हो, माइक्रोबायोलॉजी हो, एपिडेमोलॉजी हो, ट्यूमर रजिस्ट्री हो, हर प्रकार के जो केसेस है वो यहाँ पर वो देखे जा रहे हैं। उससे भी इम्पॉर्टेंट ये जो हॉस्पिटल है ये प्रो पुअर है, यानी कि जो गरीब लोग हैं उनके लिए सबसे फ़ायदेमंद। यहाँ पर फ्री ट्रीटमेंट का जो ऑप्शन है वो भी अवेलेबल है, प्लस यहाँ पे फूड, लॉजिंग, प्लस यहाँ पे घर पे कोई व्यक्ति है जो कि डिस्टेंस ट्रैवल करके बार बार हॉस्पिटल नहीं आ सकता तो घर पे भी केयर दी जाती है। ठीक है, तो पॉवर्टी के पीछे कई सारे रीजंस हो सकते हैं। अब उसी पॉवर्टी से कह सकते हो कि पीड़ित होकर अपना इलाज ना करवाना वो कोई ऑप्शन नहीं है। यहाँ पर इस हॉस्पिटल में कह सकते हो कि पुअर पीपल के लिए सारी फैसिलिटीज़ को अवेलेबल करवाया गया है। हॉस्पिटल के जो टीम मेंबर्स हैं वो जगह जगह पर जाते हैं, फैमिली मेम्बर से मिलते हैं, प्लस यहाँ पे आप कह सकते हो घर पर फ्री केयर भी प्रोवाइड करवाने का काम करते हैं। ये जो पेशेंट रेट है आज के समय पर वो बढ़ चुका है, यहाँ पर ट्रीटमेंट का रेट एग्जैक्टली बढ़ चुका है और बोला यहाँ पर जा रहा है दोस्तों कि लगभग हर साल 5,000 के आसपास नए पेशेंट्स आते हैं जिनको ये ट्रीट करते हैं। ठीक है, और लगभग 20,000 के आसपास पुअर पेशेंट्स, गरीब पेशेंट्स होते हैं जिनका ये ट्रीटमेंट करते हैं, ऐसा भी यहाँ पर मेंशन किया गया है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो इसी वजह से यहाँ पर इनको ये रेमन मैग्सेसे अवार्ड दिया गया है। ये पर्सन वो हैं जिनको पद्मश्री अवार्ड भी ऑलरेडी दिया जा चुका है, इस वजह से ये जो पर्सनैलिटी हैं थोड़ी सी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। अब एग्जाम पर्सपेक्टिव से थोड़ा सा रेमन मैग्सेसे अवार्ड के बारे में आपने पता होना चाहिए। ये जो अवार्ड है इसको एस्टेब्लिश किया गया था 1957 में, इसको स्टार्ट किया गया था और पूरे एशिया का कह सकते हो एक हाईएस्ट ऑनर, सबसे उच्च दर्जे का अवार्ड माना जाता है। अगर किसी व्यक्ति को सम्मानित करना है और बिल्कुल उच्च पद से, उच्च दर्जे से, तो बेसिकली ये अवार्ड सबसे बेस्ट कैटेगरी का है। और इसका जो नाम है वो रेमन मैग्सेसे के नाम के ऊपर रखा गया। रेमन मैग्सेसे कौन थे? रेमन मैग्सेसे बेसिकली फिलीपींस के तीसरे प्रेसिडेंट थे, फिलीपींस के तीसरे राष्ट्रपति थे जिनके नाम पर यह अवार्ड का जो नाम है वो रखा जाता है। ये अवार्ड एशिया के अंदर किसी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल या कोई संगठन, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, किसी को भी यहाँ पर सम्मानित किया जा सकता है इस अवार्ड से, लेकिन एशिया के अंदर यहाँ पे कोई भी रेस, क्रीड, जेंडर, नेशनलिटी, किसी चीज़ को लेकर दोस्तों कोई भेदभाव नहीं है। हर एक पर्सन यहाँ पर इस अवार्ड के लिए एलिजिबल है। बस उसने यहाँ पे क्या कंट्रीब्यूशन दिया है सोसाइटी में वो चीज़ ज़रूर से देखी जाती है। उसके बेसिस पर यहाँ पर कोई इंडिविजुअल हो, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन हो, सभी को सम्मानित किया जा सकता है इस अवार्ड से। 2009 तक अगर हम लोग बात करेंगे तो अवार्ड जो है पहले स्टार्टिंग में केवल 5 कैटेगरीज में दिया जाता था: गवर्नमेंट सर्विस, पब्लिक सर्विस, कम्युनिटी लीडरशिप, जर्नलिज्म, लिटरेचर, क्रिएटिव कम्युनिकेशन, आर्ट्स, पीस, इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग, इन सब सेक्टर में। लेकिन 2009 के बाद में ये जो अवार्ड है ये सभी लोग के लिए यहाँ पर, सभी लीडरशिप के लिए यहाँ पर इसको खोल दिया गया। अब ये जो अवार्ड है इसमें क्या होता है, एक सर्टिफिकेट दिया जाता है, सर्टिफिकेट के साथ साथ यहाँ पर एक मेडल आपको देखने को मिलेगा, कुछ कैश प्राइज़ वगैरह भी दिया जाता है। ये अवार्ड इंटरनेशनल लेवल पर इसको नोबेल प्राइज़ के तौर पर देखा जाता है, स्पेशली एशिया का नोबेल प्राइज़ यहाँ पर इसको हम कभी कभी बोल देते हैं, तो अपने आप में एक इंपॉर्टेंस इस अवार्ड का देखने को मिलता है। क्लियर, आगे आता है नेक्स्ट आर्टिकल पर। ना दोस्तों अगला आर्टिकल अगेन एग्जाम के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये होने वाला है, स्पेशली जीएस पेपर नंबर 2 पॉलिटी से आप इसको लिंक कर सकते हो। तो हमारे पार्लियामेंट के अंदर में एक स्पेशल सेशन होने वाला है 18 सितंबर से 22 सितंबर तक। अब आप कहोगे ये स्पेशल सेशन क्या होता है? कभी कभी यहाँ पर इस प्रकार के स्पेशल सेशंस होते हैं एक पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर। ठीक है, अभी आपको पता होगा वैसे पार्लियामेंट के अंदर में 3 सेशंस होते हैं दोस्तों। एक होता है बजट सेशन, दूसरा होता है मॉनसून सेशन और तीसरा होता है विंटर सेशन। बजट सेशन समाप्त हो चुका है, मॉनसून सेशन अभी थोड़े दिनों पहले समाप्त हुआ, अब उसका विंटर सेशन नवंबर दिसंबर में होता है, तो विंटर सेशन अभी आएगा। लेकिन इन तीनों के अलावा जब कोई अर्जेंटली बात करनी हो तो उसके लिए यहाँ पर एक स्पेशल सेशन होता है। ये बहुत कम ही से देखने को मिलता है, आखिरी बार बहुत पहले हुआ था, मैं आपको बताऊंगा पीछे का डेटा। तो स्पेशल सेशन जो एक पार्लियामेंट का वो डिसाइड किया गया कि 18 सितंबर से 22 सितंबर में चलेगा। और अब इस सेशन में क्या डिस्कस किया जाएगा, ज़्यादा कोई इन्फॉर्मेशन हमारे पास में अवेलेबल नहीं है, लेकिन स्पेशली बोला जा रहा है क्योंकि अभी सितंबर का महीना बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जामिनेशन के लिए, क्योंकि 9 सितंबर से आपको पता है G20 का जो समिट है वो स्टार्ट होने वाला है न्यू दिल्ली के अंदर में। कुछ दिन ये समिट चलेगा, कुछ दिन इसके बाद के डिस्कशंस होते रहेंगे। तो G20 के वजह से यहाँ पर पार्लियामेंट में ये स्पेशल सेशन रखा गया है, ये यहाँ पर बोला जा रहा है। तो पार्लियामेंट के स्पेशल सेशन में G20 को लेकर काफ़ी सारे डिस्कशंस हो सकते हैं। दूसरी चीज़, अभी चंद्रयान 3 उतरा है, उसको लेकर डिस्कशंस हो सकते हैं, और भी कई सारे टॉपिक्स उसको लेकर डिस्कशंस हो सकते हैं, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है। क्या डिस्कशन होगा एग्जैक्टली वो नहीं पता है, उसके लिए हमें वेट करना पड़ेगा 18 से 22 सितंबर तक। जब डिस्कशंस होंगे तो अपने आप न्यूज़ सामने निकल कर आएगी। लेकिन ये हमने थोड़ा सा स्पेशल सेशन के बारे में जान लिया। लेकिन केवल इतना एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है,
एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से जो इम्पोर्टेंट है वो है पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के सेशंस कौन कौन से होते हैं, कब कब होते हैं, ये सारी डिटेलिंग्स आपको पता होनी चाहिए। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है, एडजर्नमेंट वगैरह आपने सुना होगा, एडजर्नमेंट साइन डाइन क्या होता है, वो सारी टर्म्स जो है मैं आपको अभी थोड़ी देर में समझाने वाला हूँ। बहुत ध्यान से इन चीज़ों को सुनना है, ठीक है। तो अब क्वेश्चन ये है कि हम डिस्कस करेंगे पार्लियामेंट के सेशन के बारे में। देखो, इंडिया पार्लियामेंट्री कैलेंडर को फिक्स नहीं करता है, ठीक है। अब यहाँ पे जब हम बात करते हैं पार्लियामेंट की, तो एक साल में 3 बार ये बैठक होती है, 3 बार यहाँ पर सेशंस होते हैं। पहला बजट सेशन, और बजट सेशन को सबसे लंबा सेशन भी माना जाता है। ये हमारे साल का पहला सेशन होता है पार्लियामेंट का, बजट सेशन, ठीक है। और ये सबसे लंबा सेशन होता है। ये जनवरी के अंत से शुरू होता है, जनवरी के एंड में शुरू होता है और अप्रैल तक चलता है या मई के फर्स्ट वीक तक चलता है। तो आप इमेजिन करो काफ़ी लंबा सेशन होता है, ठीक है। यहाँ पे पार्लियामेंट्री कमिटीज़ बजट को लेकर काफ़ी सारे डिस्कशंस करती हैं। बजट भी आता है, इकोनॉमिक सर्वे भी आता है, बहुत सारे डिस्कशंस यहाँ पे होते रहते हैं, ठीक है। ये पहला सेशन होता है। और साल का दूसरा सेशन होता है, वो होता है मॉनसून सेशन। ये 3 सप्ताह तक चलता है, स्पेशली जुलाई में शुरू होता है और अगस्त के महीने में ख़त्म हो जाता है। जैसे मैंने बोला, अब की बार का जो ये हमारा मॉनसून सेशन है वो थोड़ी देर पहले ख़त्म हो चुका है। तीसरा सेशन जो होता है पार्लियामेंट का वो होता है विंटर सेशन। ये 3rd सेशन है, ये नवंबर और दिसंबर में हमको देखने को मिलता है। अब पार्लियामेंट में एक टर्म आता है समनिंग। समनिंग क्या होता है? देखो, समनिंग बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस है, इस प्रोसेस में हम मेंबर्स को बुलाते हैं पार्लियामेंट में मीटिंग करने के लिए। जो प्रेसिडेंट है वो प्रेसिडेंट हमारे राज्यसभा और लोकसभा, ये जो दोनों हाउसेस हैं हमारे पार्लियामेंट के अंदर में, इनके लोगों को यहाँ पर बुलाते हैं। जो प्रेसिडेंट है वो समन करते हैं दोनों हाउसेस को, यानी मेंबर्स को बुलाते हैं टाइम टू टाइम, ठीक है। और ध्यान रखना, पार्लियामेंट के जो सेशंस होता है, जैसे 3 सेशंस होते हैं साल में, इन तीनों सेशंस के बीच में कभी भी 6 महीने से ज़्यादा का गैप नहीं हो सकता। इसका मतलब है पार्लियामेंट की मीटिंग साल में 2 बार तो होनी ही होनी है, एटलीस्ट 2 टाइम्स इन 1 ईयर तो होती है, क्योंकि यहाँ पर इन सेशन के बीच में 6 महीने से ज़्यादा का गैप नहीं कर सकते। वैसे 3 सेशंस होते हैं, मैंने आपको बता दिया, क्लियर हो गया। अब यहीं पर एक टर्म आता है एडजर्नमेंट का। एडजर्नमेंट क्या होता है? एडजर्नमेंट बेसिकली यहाँ पर हमारा जो कह सकते हो हाउस की सीटिंग होती है पूरी, उसको यहाँ पे टर्मिनेट करने का काम करता है। यानी जो हाउस की बैठक है उसको हटा दिया जाता है कि भाई आज मीटिंग नहीं होने वाली, ये बाद में होगी, इसकी कोई नेक्स्ट सीटिंग होगी, अगली डेट में हम मिलेंगे, ठीक है। अभी जो पोस्टपोन है, ये पोस्टपोन कुछ घंटों के लिए हो सकता है, कुछ दिनों के लिए हो सकता है, कुछ सप्ताह के लिए भी हो सकता है कि भाई कुछ सप्ताह बाद मिलेंगे, कुछ घंटों बाद मिलेंगे या कुछ देर बाद मिलेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर जो मीटिंग चल रही थी उसको टर्मिनेट कर दिया जाता है, कुछ समय के लिए रोक दिया जाता है। लेकिन ध्यान रखना कि अगर मीटिंग को ख़त्म किया गया बिना ये बताए कि अगली मीटिंग कब होगी, तो उसको हम लोग एडजर्नमेंट साइन डाइन बोलते हैं। केवल एडजर्नमेंट क्या है कि मीटिंग को टर्मिनेट कर देना और कुछ घंटे बाद, कुछ दिनों बाद या कुछ सप्ताह बाद दोबारा से मीटिंग करवाना। लेकिन अगर मीटिंग टर्मिनेट होगी, मीटिंग को ख़त्म किया जाएगा बिना कोई अगली तारीख बताए, बिना कोई अगली नेक्स्ट मीटिंग बताए कि कब होनी है, तो उसको हम लोग एडजर्नमेंट साइन डाइन के नाम से जानते हैं। बात क्लियर हो गई। फिर तीसरा टर्म आता है प्रोरोगेशन। प्रोरोगेशन क्या होता है? हमारा पार्लियामेंट का जो सेशन जब खत्म हो रहा होता है, एंड ऑफ अ सेशन को हम लोग प्रोरोगेशन बोलते हैं। प्रोरोगेशन क्या करता है? हमारे सेशन को बिल्कुल ख़त्म करता है, एंड करता है, ठीक है। और यहीं पर एक टर्म होता है, देखो जो टाइम होता है ना प्रोरोगेशन और रीअसेंबली के बीच में, इसको हम लोग रेसेस के नाम से भी जानते हैं, रेसेस के नाम से। प्रोरोगेशन मतलब एंड ऑफ अ सेशन, सेशन को ख़त्म करना। अब देखो सेशन ख़त्म हो रहा है, हमारा जो हाउस है वो डिसॉल्व नहीं हो रहा है। हाउस को डिसॉल्व करना वो दूसरा कॉन्सेप्ट है, सेशन खत्म होना दूसरा कॉन्सेप्ट है। और हाउस आपका, मैं मतलब लोकसभा राज्यसभा की बात कर रहा हूँ, और राज्यसभा को इसमें हम ऐड ही नहीं करेंगे क्योंकि राज्यसभा कभी डिसॉल्व ही नहीं होता है। पढ़ा है ना पॉलिटी के अंदर, लोकसभा डिसॉल्व होता है, राज्यसभा डिसॉल्व नहीं होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम डिसॉल्यूशन की बात नहीं कर रहे हैं। तो प्रोरोगेशन मतलब होता है सेशन का अंत होना, डिसॉल्व नहीं होना, समझ गए। तो एंड ऑफ अ सेशन यहाँ पे प्रोरोगेशन कहलाता है। अब यहीं पर पार्लियामेंट सेशन में एक और टर्म यूज होता है, वो है कोरम। कोरम का मतलब क्या होता है? कोरम रेफर्स टू द मिनिमम नंबर ऑफ द मेंबर्स रिक्वायर्ड टू बी प्रेजेंट फॉर कंडक्टिंग अ मीटिंग ऑफ द हाउस। सिंपल, जो हमारी लोकसभा राज्यसभा के अंदर मीटिंग होने वाली है उसमें मिनिमम नंबर्स का रिक्वायरमेंट कोरम कहलाता है कि भाई मिनिमम इतने मेंबर्स होंगे तभी मीटिंग होगी, और संविधान ने इसको फिक्स कर रखा है। सिंपल सी बात है भाई, देखो लोकसभा के अंदर और राज्यसभा के अंदर क्या चीज़ मिक्स है? कॉन्स्टिट्यूशन ने फिक्स कर रखा है कि 1/10 स्ट्रेंथ, यानी लोकसभा की जो भी स्ट्रेंथ है और राज्यसभा की जो भी स्ट्रेंथ है। अच्छा, कितनी स्ट्रेंथ होती है बताओ नीचे कमेंट सेक्शन। बहुत सरल क्वेश्चन है ये, लोकसभा और राज्यसभा की कितनी स्ट्रेंथ है, कितनी सीट्स होती हैं, ज़रा नीचे कमेंट सेक्शन बताओ। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने यहाँ पर क्या किया है, 1/10 स्ट्रेंथ फिक्स किया है। लोकसभा के 1/10 मेंबर और कह सकते हो राज्यसभा के 1/10 मेंबर,
इतने अगर प्रेजेंट होंगे तो मीटिंग चलेगी, अदरवाइज नहीं चलेगी। यानी कि सिंपल सी बात है, लोकसभा की मीटिंग को कंडक्ट करने के लिए कम से कम लोकसभा के 55 मेंबर्स वहाँ पे प्रेजेंट होने चाहिए, 55 मेंबर्स एटलीस्ट कम से कम प्रेजेंट होने चाहिए, ठीक है। और राज्यसभा की मीटिंग करने के लिए कम से कम 25 मेंबर्स प्रेजेंट होने चाहिए, तब मीटिंग होगी, अदरवाइज नहीं होगी। इसको हम लोग कोरम बोलते हैं, जो मिनिमम नंबर्स ऑफ मेंबर्स को डिफाइन करता है, ठीक है। तो ये हमारे पार्लियामेंट सेशन के कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो कि आप पॉलिटी में पढ़ोगे, लक्ष्मीकांत में पढ़ोगे। वो यहाँ पर मैंने आपको कुछ टर्म्स को बहुत ईजी तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। देखो ये टर्म्स और डिटेल में पढ़ी जाती हैं, बस मैंने आपको यहाँ पर एक शॉर्ट नोट प्रोवाइड करवाने की कोशिश की है। आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर ना। दोस्तों आते हैं वर्ल्ड पेज पर। अब वर्ल्ड पेज पर एक मज़ेदार आर्टिकल है। अब देखो मज़ेदार क्या है भारत के लिए, तो यहाँ पर एक गुस्से वाली खबर है। हम लोगों ने पहले ही अपना गुस्सा जता दिया है ऑलरेडी। चाइना ने 2023 का अपना नया मैप रिलीज़ किया, और जो नया मैप आया ना, उस नए मैप के अंदर में उसने भारत का अक्साई चीन वाला रीजन और साथ ही साथ में अरुणाचल प्रदेश वाला रीजन अपने मैप के अंदर दिखाया, अपने नक्शे में दिखाना दिया, जो कि कहीं ना कहीं चाइना का एक बहुत गंदी हरकत है जो बहुत समय से करता हुआ आ रहा है, और इसकी वजह से रिलेशंस इंप्रूव भी नहीं हो रहे हैं। लगता नहीं चाइना रिलेशंस इंप्रूव करना चाहता है। अगर इंप्रूव करना चाहता तो ऐसी हरकत ना करता। ये जो मैप, लेटेस्ट मैप रिलीज़ किया अभी थोड़े दिनों पहले, उसमें हमारी टेरिटरी अपने नक्शे में या अपने मैप के अंदर ना दिखाता वो, ठीक है। अब क्या हुआ, इसको लेकर जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं एस जयशंकर साहब जी, काफ़ी सारे और मेंबर्स हैं, उन्होंने सीधा सीधा रिजेक्ट कर दिया। भाई चाइना है, करने दो, उसका मैप है, ठीक है, हम रिजेक्ट करते हैं, हम इसको मानते ही नहीं है। भाई अक्साई चीन भारत का हिस्सा था, है और आगे भी रहेगा। अरुणाचल प्रदेश भारत का हिस्सा था, है और आगे भी रहेगा, ये सबको पता है। अक्साई चीन इलीगल तरीके से कब्जा रखा है चाइना ने, सिंपल सी बात है। लेकिन केवल बात यहाँ पे भारत की नहीं है। चाइना की हरकत देखो, चाइना ने फिलीपींस, मलेशिया और इंडोनेशिया, इन तीनों देशों का भी कुछ रीजन अपने मैप में दिखाया कि ये टेरिटरी भी हमारी है। स्पेशली समुद्र के हिस्से की बात कर रहा हूँ, क्योंकि आपको पता होगा कि कोई भी कंट्री के आसपास का जो समुद्र है, उसका कुछ किलोमीटर तक का समुद्र का हिस्सा उसी देश के मैरीटाइम जोन में आता है। उस समुद्र के ऊपर कंट्रोल उसी देश का होता है। लेकिन चाइना ने पूरे साउथ चाइना सी को अपने मैप में दिखाया, क्लेम किया कि साउथ चाइना सी पूरा चाइना का है, और इस वाले समुद्र में कुछ मैरीटाइम जोन फिलीपींस के हैं, मलेशिया और इंडोनेशिया तीनों के हैं, और तीनों ने यहाँ पे प्रोटेस्ट किया है चाइना के इस मैप को लेकर। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, चाहे वो फिलीपींस के फॉरेन मिनिस्ट्री हो, चाहे वो आप कह सकते हो कि मलेशिया की फॉरेन मिनिस्ट्री हो, चाहे वो इंडोनेशिया की फॉरेन मिनिस्ट्री हो, तीनों की फॉरेन मिनिस्ट्री ने रिजेक्ट कर दिया है। सीधा सीधा बोल दिया है 2023 का जो चाइना का स्टैंडर्ड मैप है, भाई हम इस वर्जन को रिजेक्ट करते हैं, ये मैप है ही नहीं, ये गलत मैप है, ये हमारी टेरिटरी को अपने टेरिटरी में दिखा रहा है। भाई सिंपल सी बात है, यूनाइटेड नेशन के कुछ अपने लॉज हैं, ठीक है, अपने समुद्र को लेकर कुछ लॉज हैं। जैसे ये मलेशिया की, देखो ये साउथ चाइना सी है, अब यहाँ पे कुछ समुद्र का हिस्सा जो है ना, ये मलेशिया की टेरिटरी में आता है, ये मलेशिया का कंट्रोल है उसके ऊपर। ऐसे यहाँ पर आपको फिलीपींस के साथ में देखने को मिलेगा कि समुद्र का कुछ हिस्सा यहाँ पे फिलीपींस के कंट्रोल में आता है। लेकिन चाइना ने इन सभी रीजन्स को अपने साउथ चाइना सी में दिखाया, और चाइना बोलता है इन सब पे कंट्रोल हमारा है। ये जस्ट ऊपर आपको चाइना नजर आएगा, इन्होंने ये सब रीजन अपने मैप में दिखा दिया, ठीक है, जिसकी वजह से ये सब कंट्रीज़ भी काफ़ी ज़्यादा नाराज़गी अभी दिखा रही हैं। इवन चाहे वो नीचे इंडोनेशिया क्यों ना हो, इंडोनेशिया का भी समुद्र का कुछ हिस्सा यहाँ पे चाइना ने अपनी टेरिटरी में दिखाया। ये इधर रहा मलेशिया, ये रहा इंडोनेशिया, ये रहा फिलीपींस। भाई इतनी दूर तक यहाँ पर मैप फैलाता चले जा रहा है ज़बरदस्ती, कोई मान नहीं रहा है। खैर वो चाइनीज़ मैप है, हमें कुछ लेना देना नहीं है उससे, क्योंकि वो मैप टिकने वाला भी नहीं है। खैर आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। ना दोस्तों आएंगे एडिटोरियल डिस्कशन पे। आज हमारे पास में ज़्यादा एडिटोरियल नहीं है, क्योंकि आज फ्राइडे है, एडिटोरियल कम आते हैं। देखो एक दो टॉपिक्स रिपीटेड हैं, जैसे हिमाचल प्रदेश में पहाड़ी इलाकों में इतने डिस्ट्रक्शंस हो रहे हैं, उसके पीछे का रीज़न ह्यूमन एक्टिविटीज़ ऑलरेडी परसों नहीं तरसों हम डिस्कस कर चुके हैं। मैंने आपको सीधा सीधा उसके ऊपर एक मेंस क्वेश्चन भी दिया था, उसके ऊपर आपने आंसर लिख दिया है। तो वो सिमिलर टॉपिक्स पढ़ना से कोई फ़ायदा नहीं है दोस्तों। ये टॉपिक देखो एक प्रीमियम टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये इंपॉर्टेंट एडिटोरियल आपको हर एक जगह पर हेल्प करेगा। इंडिया की जो G20 अपॉर्चुनिटी है फॉर एन अफ्रीकन रिनाइसेंस, वो क्या है? देखो दोस्तों क्या है ना कि अफ्रीकन कंट्री जो है, अफ्रीकन कोई कंट्री नहीं है, पूरा कॉन्टिनेंट है, पूरा महाद्वीप है, जिसके अंदर 54 कंट्रीज़ आती हैं, 54 कंट्रीज़ आती हैं। अब वो जो देश हैं उनको कहीं पर भी रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल रहा है, वो काफ़ी पीछे रह चुके हैं पूरे, अगर हम लोग ग्लोबल वर्ल्ड में अगर देखें तो कहीं ना कहीं यहाँ पर अफ्रीकन कॉन्टिनेंट बहुत ज़्यादा पीछे है। उसके पीछे के रीज़न क्या है, कारण क्या है, बेहतरीन तरीके से राइटर ने समझाया, ढेर सारे कारण बताएं। तो आपको इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव से भी आपको ये आर्टिकल हेल्प करेगा कि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट पीछे क्यों है आखिरकार, इन अफ्रीकन कंट्रीज़ में क्या प्रॉब्लम्स चल रही हैं, और कैसे यहाँ पर दूसरे देश इनका फ़ायदा उठा रहे हैं। भारत के पास में क्या अपॉर्चुनिटी, कैसे भारत पूरे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को ऊपर लेकर चल सकता है, क्योंकि G20 अब की बार आपको पता है प्रेसिडेंसीशिप भारत के हाथ में है। 9 सितंबर से मीटिंग भी शुरू होने वाली है।
तो वहाँ पर हम अफ्रीका की बात कर सकते हैं, इस पूरे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को आगे लेकर आने की बात कर सकते हैं। तो ये एडिटोरियल यहाँ पे महेश सचदेव के थ्रू लिखा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। एक एक करके सारे एस्पेक्ट्स को अपन समझने की कोशिश करेंगे। चलो फिर शुरू करते हैं। दोस्तों करना क्या है, बस स्क्रीन पर नीचे देखते हुए चलना, सारी इन्फॉर्मेशन बेहतरीन तरीके से आपको यहाँ पर मिलती हुई चलेगी। तो इंडिया एंड चैलेंजेस इन अफ्रीकन स्टेबिलिटी। दोस्तों जैसे मैंने बोला कि अफ्रीका एक पूरा कॉन्टिनेंट है जिसमें 54 कंट्रीज़ आपको देखने को मिलेंगी, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर इनको आज के समय पर इतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं मिल रही है जितनी मिलनी चाहिए थी, क्योंकि इन कंट्रीज़ के पास में भी पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है और इन्हीं के इस कुछ पोटेंशियल की वजह से कुछ देश, अमीर देश जो है, इनका फ़ायदा उठा रहे हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि जो ये अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं ये आखिरकार कौन कौन सी चुनौतियाँ, कौन कौन से चैलेंजेस को फेस कर रहे हैं। इसको समझने से पहले एक बात और बता दूं, आज का मेंस का क्वेश्चन इसी आर्टिकल के ऊपर बेस्ड है, तो बहुत ध्यान से सुनना है। सबसे पहला जो प्रॉब्लम है और सबसे पहला जो चैलेंज अफ्रीकन कंट्रीज़ फेस कर रही हैं वो है मिस गवर्नेंस। बहुत सारी अफ्रीकन कंट्रीज़ ऐसी हैं जहां पर प्रॉपर गवर्नेंस नहीं है, करप्शन बहुत ज़्यादा है, नेपोटिज्म बहुत ज़्यादा है, ठीक है, सरकार वहाँ की सही नहीं है, सरकार ज़्यादा काम नहीं कर रही है, कहीं पर सरकार है नहीं, मिलिट्री का कब्जा है। तो ये प्रॉब्लम्स कहीं ना कहीं हर एक देश का जो इफेक्टिवनेस, उसकी जो पावर है, उसको यहाँ पे ख़त्म कर देती है। नंबर 1 प्रॉब्लम। सेकंड प्रॉब्लम जो अफ्रीकन कंट्रीज़ में देखने को मिली है वो है अनप्लान्ड डेवलपमेंट। ज़्यादातर अफ्रीकन कंट्रीज़ क्या हो रहा है, वहाँ पर पॉपुलेशन में बहुत तेज़ी से बढ़ावा हो रहा है, पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है, शहरीकरण बढ़ रहा है, एनवायरमेंट बर्बाद हो रहा है, रिसोर्स की कमी वहाँ पर आपको देखने को मिलेगी और लोग बढ़ते जा रहे हैं, रिसोर्स की कमी होती चली जा रही है। ये इस इशू की वजह से कह सकते हो जो मैनेजमेंट है देश का प्रॉपर नहीं हो पा रहा है, डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है, सोसाइटी का कल्याण नहीं हो पा रहा है, डेवलपमेंट बिल्कुल भी प्लान्ड वे में नहीं चल पा रहा है। तो ये इशूज़ यहाँ पर दूसरा इशू देखने को मिलेगा। तीसरा इशू है डोमिनेंस ऑफ रूलिंग ट्राइब्स। अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में जो देश हैं हमारे, ज़्यादातर देशों में आपको ट्राइबल कम्युनिटीज़ आपको देखने को मिलेगी। बहुत सारी अफ्रीकन कंट्रीज़ ऐसी हैं जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अलग अलग ट्राइबल कम्युनिटीज़ पाई जाती हैं, ठीक है। जैसे इंडिया में कई सारी ट्राइबल कम्युनिटीज़ है, वैसे अफ्रीकन कंट्रीज़ में भी ढेर सारी ट्राइबल्स हैं। अब कई ट्राइबल कम्युनिटी जो है उनका संख्या भी बड़ा है, प्लस वो थोड़े से ज़्यादा मजबूत हैं, ज़्यादा पोटेंशियल है, ज़्यादा रिचर हैं। तो इससे क्या हो रहा है, इससे कुछ ट्राइबल कम्युनिटी जो थोड़ी ज़्यादा मजबूत है सोसाइटी में, उन्होंने सारी पावर्स को अपने हाथ में ले रखा है। ऐसा भी कई सारी अफ्रीकन कंट्रीज़ में देखने को मिला है और इसकी वजह से वो दूसरी ट्राइबल कम्युनिटी को दबा लेते हैं। तो ये भी बहुत बड़ा इशू है और इसी की वजह से कॉन्फ्लिक्ट, वायलेंस, लगातार यहाँ पर हिंसाएं हो रही हैं, लड़ाइयाँ हो रही हैं ट्राइबल कम्युनिटीज़ में। ये एक और प्रॉब्लम है अफ्रीकन कंट्री में। फिर उसका नेक्स्ट प्रॉब्लम है इंटर ट्राइबल स्क्रिमेज। बहुत सारे अफ्रीकन कंट्रीज़ के अंदर में लगातार अक्सर बहुत जल्द से क्लैशेस देखने को मिलेंगे। दोस्तों अगर मैं आपको बताऊं, अगर आप वर्ल्ड पेज आज भी उठाओगे या हमारा हिंदू न्यूज़पेपर का किसी भी दिन का वर्ल्ड पेज उठा लो, अफ्रीकन कंट्री से कोई ना कोई न्यूज़ आपको मिलेगी ज़रूर। कॉन्फ्लिक्ट से रिलेटेड, वायलेंस से रिलेटेड, दंगों से रिलेटेड हमेशा आपको देखने को मिलता है। तो ज़्यादातर अफ्रीकन कंट्रीज़ के अंदर में जो लगातार क्लैशेस है वो देखने को मिल जाते हैं ट्राइबल कम्युनिटीज़ में, अदर कम्युनिटीज़ में। ज़मीन को लेकर, पानी को लेकर, गाय भैंस को लेकर या दूसरे रिसोर्सेज को लेकर लड़ाइयाँ रहती हैं। और जो ये कॉन्फ्लिक्ट हैं ये कहीं ना कहीं क्लाइमेट चेंज की वजह से और बढ़ रहे हैं। सूखा जो पड़ रहा है उसकी वजह से और बढ़ रहे हैं। लोगों के पास में खाना खाने को आज के समय पर बहुत कम प्रेजेंट है। इथियोपिया के हाल आपको पता है, लोग जो है कह सकते हो मुश्किल से 2-2 दिन में एक बार उन्होंने खाना मिला है। पिछले साल की हालत मैं आपको बता रहा हूँ। और कहीं पे इतना ज़्यादा पानी ख़त्म हो रहा है, पानी की कोई भी यहाँ पर कह सकते हो अवेलेबिलिटी नहीं है, जिसकी वजह से उनको वो जगह छोड़कर निकलनी पड़ रही है। तो ऐसे इश्यूज़ यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे जिसकी वजह से क्लैशेस वगैरह भी हो रहे हैं, लोगों की जान जा रही हैं, प्रॉपर्टी बर्बाद हो रही हैं, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस आपको अफ्रीका में देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद में नेक्स्ट जो चैलेंज है वो है टेररिज्म यानी आतंकवाद। कई सारी अफ्रीकन कंट्रीज़ पूरी तरह से इस्लामिक एक्सट्रीमिज़म और टेररिज्म से यहाँ पर कह सकते हो पूरी तरह से खतरे में है और अफेक्टेड है। और स्पेशली यहाँ पर ये वो नेटवर्क हैं जो कि जैसे अल-कायदा हो गया, ISIS हो गया, ये नेटवर्क्स बहुत ख़तरनाक है, उनसे कहीं ना कहीं लिंक खाते हैं। ये जो ग्रुप है, इन ग्रुप ने लोकल पॉपुलेशंस को बर्बाद कर दिया है। कुछ फाइटर्स को, कुछ लड़ाकू को यहाँ पे अपने ग्रुप में रखते हैं, अटैक करवाते हैं, अटैक करने के बाद में उस रीजन की जो स्थिरता, स्टेबिलिटी है वो ख़त्म कर देते हैं, लोगों को छोड़कर निकलना पड़ता है वो एरिया। ऐसे हालात आपको अफ्रीका में कई सारी कंट्रीज़ में नज़र आएंगे। फिर एक इशू है चेंजिंग क्लाइमेट। बहुत सारी अफ्रीकन कंट्रीज़ में सबसे बड़ा रिस्क है क्लाइमेट चेंज का, क्योंकि वैसे ही वहाँ पे गर्मी बहुत पड़ती है। अब क्लाइमेट चेंज की वजह से गर्मी और ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है और गर्मी और ज़्यादा बढ़ने की वजह से, टेम्परेचर के बढ़ने की वजह से बारिश देखने को मिलेगी, बाढ़ देखने को मिलेगी, कहीं कहीं पर सूखा बहुत ज़्यादा पड़ गया है, डेजर्टिफिकेशन हो चुका है, बीमारियाँ उतनी ज़्यादा फैलती हुई चली जा रही हैं। आपने देखा होगा कई सारी बीमारियाँ ऐसी हैं जो कि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से ओरिजिन हुई हैं, इतिहास में भी और अभी भी यहीं पर देखने को मिल रही हैं।
तो ये जो इफेक्ट्स हैं इसकी वजह से एक बहुत बड़े बड़े जो चैलेंजेस हैं वो यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। इसकी वजह से फूड सिक्योरिटी में, हेल्थ में प्रॉब्लम्स है लोगों की, ये भी इश्यूज़ अफ्रीकन कंट्रीज़ फेस कर रही हैं। फिर एक और प्रॉब्लम है रन अवे फूड इन्फ्लेशन। बहुत सारे अफ्रीकन देश आज के समय पर वहाँ पे जो खाना है, फूड के प्राइसेस हैं वो आसमान छू चुके हैं, बहुत महंगे हैं। प्लस कुछ और वेरियस फैक्टर हैं, जैसे कि यहाँ पर सप्लाई नहीं है, प्रोडक्शन वहाँ पे प्रॉपर नहीं हो रहा है, लेकिन डिमांड का प्रेशर बना हुआ है। मार्केट के अंदर डिमांड और सप्लाई है, इसका जो पूरा मैच है वो बिगड़ चुका है। डेप्रीसिएशन लगातार देखने को मिलेगा, ठीक है। करेंसी डेप्रीशिएट हो रही है इनकी, लगातार करेंसी की वैल्यू खत्म होती चली जा रही है। परचेजिंग पावर इनकी रिड्यूस हो चुकी है। तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं यहाँ पर जो लोग हैं, खासकर गरीब लोग हैं, वो और ज़्यादा बदतर कंडीशन में पहुँचते चले जा रहे हैं। फिर उसके बाद में एक और प्रॉब्लम, अर्बनाइजेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट। बहुत सारी अफ्रीकन कंट्रीज़ में, जैसे मैंने आपको बताया, तेज़ी से शहरीकरण हो रहा है, अर्बनाइजेशन हो रहा है, और वो अनप्लान्ड है। भाई कोई प्लानिंग नहीं है कि भाई कैसे मैनेज करना है, कुछ नहीं, कुछ भी गोल नहीं है आगे कैसे हम उसको ठीक कर पाएंगे। इसकी वजह से स्लम्स बढ़ते चले जा रहे हैं, ओवर क्राउडिंग बढ़ रही है, पोल्यूशन हो रहा है, क्राइम भी उतने बढ़ रहे हैं। और इसी की वजह से बहुत सारी अफ्रीकन कंट्रीज़ में जो नौजवान की संख्या है वो इंक्रीज़ हो चुकी है, और नौजवानों की संख्या बढ़ी हुई है, काम करने को कुछ है नहीं। इस वजह से जो बेरोज़गारी है वो भी बहुत ज़्यादा है, अनएम्प्लॉयमेंट, अंडर एम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलेगी। इस कंडीशन की वजह से भी सोसाइटी में काफ़ी सारे बवाल हो रहे हैं, लोगों के पास में कोई काम नहीं है, समझ गए। फिर उसके बाद में एक और प्रॉब्लम, एक्सटर्नल इंटरवेंशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इतना ही नहीं, ये तो पहले से अफ्रीकन कंट्रीज़ अपनी प्रॉब्लम से गुजर रही हैं, उसके बाद बाहर के कुछ देश, फॉर एग्जांपल फ्रांस हो गया, अमेरिका हो गया, रशिया का वैगनर ग्रुप हो गया, इन लोगों का इंटरवेंशन अफ्रीका में बहुत ज़्यादा है। इन लोगों ने सिचुएशन अफ्रीका में और ज़्यादा बिगाड़ रखी है, इन देशों ने, इनका इंटरवेंशन बहुत ज़्यादा है। ये लोग क्या कर रहे हैं कि आप देख पाओगे दोस्तों कि हर एक देश को अपने अंडर लाने की कोशिश कर रहे हैं, अमेरिका, फ्रांस, रशिया। रीज़न यह है कि अफ्रीका में बहुत पोटेंशियल है, लेकिन जैसे कि अब यूरेनियम बहुत ज़्यादा, फॉर एग्जांपल नाइजर में यूरेनियम बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक में गोल्ड, सोना बहुत ज़्यादा है, लीबिया में ऑयल बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसको निकालने की टेक्निक भी तो होनी चाहिए, है ना। उसका कैसे यूज़ करना है उसकी तो टेक्निक होनी चाहिए, लेकिन वो इन कंट्रीज़ के पास नहीं है। तो बाहर से फ्रांस, यूएस, रशिया जैसी कंट्रीज़ कहीं ना कहीं इन देश में अपना इंटरवेंशन, अपनी टांगें ज़रूर अड़ा रही हैं, इनकी पॉलिटिक्स में चेंजेस करने की कोशिश कर रही हैं, डिक्टेटरशिप को सपोर्ट कर रही हैं, पावर्स को अपने हाथ में लेने की कोशिश कर रही है देश, ताकि वहाँ से ये सारे मिनरल्स को निकाला जा सके, उससे व्यापार किया जा सके, ढेर सारा पैसा कमाया जा सके, समझ गए। तो ये भी प्रॉब्लम्स हैं। और एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हमने देखा है अफ्रीकन कई सारी कंट्रीज़ में लगातार जो कू है, मिलिट्री कू है, तख्ता पलट होता चले जा रहा है। काफ़ी सारी कंट्रीज़ में जो सरकारें हैं, जो डेमोक्रेसी है वो ख़त्म कर दी गई है, मिलिट्री ने अपने हाथ में रूल ले लिया है, लोगों के पास में वोटिंग पावर नहीं है, लोगों से वोटिंग पावर छीन ली गई है। पिछले 10 सालों में अगर हम देखेंगे दोस्तों, तो मिलिट्री लीडर्स ने अपनी पावर्स को वापस से गेन करना स्टार्ट कर दिया है, जैसे चाहे वो इजिप्ट हो, चाहे बुर्किना फासी हो, चाहे माली हो, चाहे वो नाइजर हो। इवन उसके अलावा लीबिया, सूडान के अंदर भी आप देख पाओगे बहुत ज़्यादा जो मिलिट्री रोल है वो बढ़ चुका है। फिर उसके बाद में एक और प्रॉब्लम, रीजनल एंड कॉन्टिनेंटल डायनामिक्स। जो रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, यानी किसी पर्टिकुलर कंट्री का कोई पर्टिकुलर रीजन है, उसके अंदर जो संगठन बने हुए हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं वो स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए। लेकिन जब आप देख पाओगे कि किसी देश के पास में सरकारी मिलिट्री की गवर्नमेंट है, अब मिलिट्री की गवर्नमेंट में आपके पास में कोई भी डेमोक्रेसी नहीं है, तो उसकी वजह से स्टेबिलिटी, एक स्थिरता बन पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, ठीक है। अब उसके बाद साथ ही साथ दोस्तों एक ग्रुप है इकोवास, यानी इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्टर्न अफ्रीकन स्टेट्स। वेस्ट अफ्रीकन स्टेट्स का पूरा ये ग्रुप है। तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हो ये ग्रुप को अच्छे डिसीजन लेने चाहिए अफ्रीका के लिए, वो नहीं ले पा रहा है। क्यों? क्योंकि कई सारे देशों में जो इसके मेंबर्स है, चाहे वो माली हो, बुर्किना फासो हो, नाइजर हो, यहाँ पर मिलिट्री का काफ़ी बड़ा रोल है। अब मिलिट्री क्या करती है, इन ग्रुप्स के जो ग्रुप्स कहीं ना कहीं अफ्रीका का कल्याण चाहते हैं, उनको आगे ग्रो करना चाहते हैं, उनकी बात ये मानते नहीं है, क्योंकि वहाँ पे मिलिट्री गवर्नमेंट है, वो उनका आइडिया को अपोज कर देते हैं, समझ गए। इसकी वजह से वहाँ पे उनमें डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है। फिर एक और बहुत बड़ा इशू है, वो है चाइना का चेंजिंग रोल। चाइना लगातार अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में कई सारी कंट्रीज़ में अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ा चुका है और उसका रोल काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है पूरे के पूरे इकोनॉमिक ग्रोथ में। अब क्या है ना, अफ्रीका क्या कर रहा है, चाइना के ऊपर बहुत ज़्यादा निर्भर है। निर्भर क्यों है? क्योंकि अफ्रीका बहुत सारी कमाई करता है चाइना को अपना रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करके। कुछ जो रॉ मटेरियल है उसको चाइना को एक्सपोर्ट करता है, उससे ढेर सारा पैसा अफ्रीका कमाता है। और चाइना की इकॉनमी धीरे धीरे स्लो हो रही है, तो चाइना अपना फोकस शिफ्ट कर रहा है। अब अफ्रीकन कंट्रीज़ बहुत सारा पैसा कमा रही हैं चाइना की वजह से, लेकिन इनको भी आने वाले समय पर ढेर सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है, क्योंकि चाइना अब यहाँ से इनसे ज़्यादा कुछ खरीद नहीं रहा है। ये भी इशू है। फिर है डेट कंसर्न का इशू,
क्योंकि चाइना ने क्या कर रखा है, बहुत सारा पैसा इन अफ्रीकन कंट्रीज़ को उधार के तौर पर दे रखा है। तो उधार में, कर्जे में यहाँ पर कई सारी कंट्रीज़ अभी भी दबी पड़ी हैं, जो कि चाइना की बात मान रही है, और माननी पड़ेगी, ऑब्वियस सी बात है, पैसा उधार ले रखा है, अब चुकाएंगे नहीं तो यहाँ पर उसकी वजह से जो इश्यूज़ है वो होने लगेंगे। फिर जियोपॉलिटिकल टेंशंस, दुनिया भर की जो बड़ी बड़ी पावर्स हैं, फ्रांस, यूके, यूएस, चाइना जैसी पावर्स यहाँ पर सारे के सारे इस अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में लगे पड़े हैं अपने हित में काम करने के लिए, अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट की वजह से, अपने खुद पैसा जनरेट करने के लिए, बिजनेस करने के लिए लगे पड़े हैं वो देश। इसकी वजह से जो ये जियोपॉलिटिकल टेंशन्स हैं इन पावर्स के बीच में, इनकी वजह से भी अफ्रीका के अंदर स्थिरता नहीं बन पा रही है। कोई भी सरकार पलटने की कोशिश कर देता है ये बाहर का देश, तो अफ्रीका की स्टेबिलिटी यहाँ पे प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है जियोपॉलिटिकल टेंशन्स की वजह से। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अब सवाल यहाँ पर यह है कि चलो ये दिक्कतें तो हमने समझ ली, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। आप देख पा रहे होंगे आर्टिकल की गहराई काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, तो ऐसे एडिटोरियल हमारे इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम में, ऐसे एडिटोरियल हमें हेल्प ज़्यादा करते हैं। अब सवाल यहाँ पर यह है, हाउ इज़ इंडिया अफेक्टेड बाय दीज टर्मोइल्स इन अफ्रीका। इंडिया के ऊपर क्या असर पड़ रहा है अफ्रीका में ये सब कुछ होने की वजह से। सबसे पहला असर, इकोनॉमिक इम्पैक्ट। भारत अफ्रीका का व्यापार के मामले में एक बहुत अच्छा संबंध आपको देखने को मिलेगा, बहुत अच्छा ट्रेडिंग पार्टनर हमारा अफ्रीका माना जाता है, और कहीं ना कहीं बहुत सारा पैसा हम लोगों ने इन्वेस्ट कर रखा है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में। तो ये सारे इश्यूज़ की वजह से, वहाँ पे स्थिरता ना होना, बार बार यहाँ पर इश्यूज़ होना, इसकी वजह से जो इनसिक्योरिटी उस कॉन्टिनेंट में बनी हुई है। इंडिया और अफ्रीका का जो व्यापार है वो 2022-23 में 98 बिलियन यूएस डॉलर्स का दोस्तों पहुँच चुका है। भारत जो है 5वां सबसे बड़ा इन्वेस्टर है, निवेशक है अफ्रीका के अंदर। 5वें नंबर पर हम आते हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा अफ्रीका में इन्वेस्ट कर रखा है। उसके साथ साथ हम लोगों ने ढेर सारा उधार जो है अफ्रीका को दे रखा है, फंडामेंटल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए फंड प्रोवाइड करवा रखा है। ठीक है, 12.37 बिलियन डॉलर्स का हम लोगों ने कुछ लोन्स प्रोवाइड करवा रखे हैं। इंडिया ने 197 प्रोजेक्ट्स कंप्लीट कर रखे हैं अफ्रीका में। उसके साथ साथ यहाँ पर 42,000 स्कॉलरशिप्स हम लोगों ने प्रोवाइड करवाए हैं 2015 से अभी तक। फिर सिक्योरिटी का इम्पैक्ट भी है। भारत ने लगातार यहाँ पर कह सकते हो कि अफ्रीका में एक शांति और स्थिरता बनाने के ऊपर फोकस किया है, स्पेशली हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंदर। हॉर्न ऑफ अफ्रीका जहाँ पर सोमालिया है, एरिट्रिया है ना, उसके बाद में जिबूटी आपको देखने को मिल जाएगा, इथियोपिया देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर शांति बनाने की काफ़ी कोशिश की है, क्योंकि ये रीजन, ये कंट्रीज़ इंडियन ओशन से कनेक्ट करती हैं, तो भारत ने इनके साथ में संबंध बनाने की कोशिश की है। प्लस भारत अफ्रीका के अंदर शांति बनाने को लेकर जो मिशंस हैं उसमें कंट्रीब्यूट कर रहा है, पार्टिसिपेट कर रहा है। अफ्रीका में कैसे आतंकवाद से लड़ा जा सकता है, उस काउंटर टेररिज्म एफर्ट्स में हम लोग अफ्रीका की हेल्प कर रहे हैं, कुछ ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड करवा रहे हैं अफ्रीकन सिक्योरिटी फोर्सेस को। तो अफ्रीका के अंदर ये जो पूरा बवाल है ना, इसकी वजह से इंडिया की सिक्योरिटी इंटरेस्ट को भी काफ़ी ज़्यादा खतरा है, क्योंकि अफ्रीका में जो टेररिज्म है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है, ऑर्गेनाइज क्राइम्स आपको देखने को मिलेंगे, मानव की तस्करी होती चली जाती है, तो इसका इम्पैक्ट भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। फिर बात आती है डिप्लोमेटिक इम्पैक्ट। इंडिया की जो पार्टनरशिप है, जो संबंध है अफ्रीका के साथ में, वो लंबे समय से बना हुआ है। हमारे आपस में म्यूचुअल रिस्पेक्ट है, एकता है, कोऑपरेशन है। तो इंडिया अफ्रीकन कंट्रीज़ को आत्मनिर्भर बनने में, डेमोक्रेसी में, डेवलपमेंट में सपोर्ट करता है। ठीक है, इंडिया इन अफ्रीकन कंट्रीज़ के साथ में अलग अलग प्लेटफॉर्म में मीटिंग कर रहा है। फॉर एग्जांपल, चाहे वो इंडिया अफ्रीका फोरम समिट हो, चाहे वो इंटरनेशनल सोलर अलायंस हो, चाहे वो कॉमनवेल्थ हो, इन सभी जगह पर भारत बहुत ज़्यादा वैल्यू दे रहा है अफ्रीका को। इवन चाहे वो G20 हो, ब्रिक्स हो, इन सभी ग्रुपिंग के अंदर में भी यहाँ पर इंडिया ने काफ़ी ज़्यादा वैल्यू दी है अफ्रीका को। तो अफ्रीका में जो ये बुरे हाल है, इसकी वजह से यहाँ पर हम नहीं चाहते कि अफ्रीका पीछे रह जाए, तो इंडिया कहीं ना कहीं इनको ग्रो करने का काम कर रहा है, आगे ले जाने का काम कर रहा है। साथ ही साथ में कह सकते हो कुछ अफ्रीकन कंट्रीज़ में, जैसे कि यहाँ पे बाहर से इंटरवेंशन जो है, चाइना, रशिया, फ्रांस, US, UK, इन्होंने बहुत ज़्यादा बुरे हाल कर रखे हैं। ठीक है, ये कहीं ना कहीं यहाँ पर अफ्रीका को पूरी तरह से डिवाइड करने में लगे पड़े हैं। तो हमारा मेन मकसद है कि हम अफ्रीका को एक बड़े लेवल पर रिप्रेजेंट करें। ठीक है, एक बड़े लेवल पर लेकर आएँ, जो कि हम G20 समिट के माध्यम से कर सकते हैं। समझ गए। और देखो दोस्तों, इसकी वजह से ना कहीं ना कहीं एक ह्यूमैनिटेरियन इम्पैक्ट भी पड़ रहा है। अब अफ्रीका में कई सारे भारतीय आपको देखने को मिलेंगे। पूरे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में 54 से ज़्यादा कंट्रीज, स्पेशली 54 कंट्रीज़ आपको देखने को मिलेंगी। तो इन 54 कंट्रीज़ में लगभग 3 मिलियन यानी 30 लाख के आसपास भारतीय लोग फैले पड़े हैं, जो कि ट्रेड में, व्यापार में, कॉमर्स में, प्लस दूसरे कमर्शियल सर्विसेज के अंदर में काम कर रहे हैं। तो इंडिया यहाँ पर एक ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस यानी सपोर्ट भी प्रोवाइड करवाता है अफ्रीकन कंट्रीज़ को, जहाँ पर कई सारे विवाद चल रहे हैं, डिज़ास्टर है। हम लोग उनको खाने का सपोर्ट, मेडिसिन का, इक्विपमेंट का, बाकी सारे सपोर्ट्स भी प्रोवाइड करवा रहे हैं लगातार। सवाल यहाँ पर यह है, हाउ कैन इंडिया लेवरेज इट्स पोजीशन टू हेल्प अफ्रीका। कैसे भारत यहाँ पर अफ्रीका की मदद कर सकता है। सबसे पहला पॉलिटिकल सपोर्ट।
इंडिया अपना डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस का यूज़ कर सकता है अफ्रीकन कंट्रीज़ को सपोर्ट करने के लिए। एक पॉलिटिक्स के माध्यम से सपोर्ट मिल सकता है वहाँ पे शांति, डेमोक्रेसी और डेवलपमेंट को बनाने के लिए। साथ ही साथ में अफ्रीका की आवाज़ बनकर भारत जो है उठ सकता है दुनिया के बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स पर लेकर, जैसे यूनाइटेड नेशंस में, G20 में, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में अफ्रीका की आवाज़ हम पहुंचा सकते हैं। साथ ही साथ में हम लोग अफ्रीका के साथ में कुछ कॉपरेशंस बढ़ा सकते हैं, जैसे यहाँ पर अफ्रीकन यूनियन नाम का एक ग्रुप है, अफ्रीकन कॉन्टिनेंटल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, ठीक है, अफ्रीकन पीस एंड सिक्योरिटी आर्किटेक्चर है, इनको सपोर्ट कर सकते हैं, इनके साथ में कॉपरेट कर सकते हैं। फिर एक और वो है इकोनॉमिक पार्टनरशिप। इंडिया जो है अपना व्यापार, अपना इन्वेस्टमेंट अफ्रीका के साथ में और बढ़ा सकता है। कैसे? अफ्रीका को थोड़ा हम अपने देश का मार्केट एक्सेस दे सकते हैं कि अफ्रीका अपना सामान हमें एक्सपोर्ट करे, ठीक है। तो टैरिफ्स वगैरह हैं, क्वालिटी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज यहाँ पे हम प्रोवाइड करवा सकते हैं। इंडिया को साथ ही साथ में यहाँ पर क्या करना चाहिए, अपना जो डेवलपमेंट असिस्टेंस है, जो सपोर्ट हम अफ्रीका को दे रहे हैं, उसको थोड़ा इंक्रीज़ करना चाहिए। थोड़ा और लोन दें हम उन्हें थोड़े सस्ते दाम में, टेक्निकल कॉपरेशंस यहाँ पे प्रोवाइड करवाएं। साथ ही साथ में इंडिया अपनी जो बेस्ट प्रैक्टिस है, जो एक्सपीरियंस है, वो अफ्रीका के साथ में शेयर करे, चाहे वो एग्रीकल्चर सेक्टर हो। एग्रीकल्चर में जैसे भारत ने क्रांति लाई है, वैसे हम अफ्रीका की हेल्प कर सकते हैं। डेवलपमेंट में, माइक्रो फाइनेंस में, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस में, डिजिटल इकॉनमी में भारत आज काफ़ी आगे निकला है, चाहे UPI का एग्जाम्पल ले लो। तो ऐसे सपोर्टिव वे में हम यहाँ पर अफ्रीका को हेल्प कर सकते हैं। ये एक्सपीरियंसेस, ये जो हमने काम किए हैं, कुछ अचीव किया है, उसको हम अफ्रीका के साथ में शेयर कर सकते हैं, ठीक है। प्लस इंडिया जो है कुछ और बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट्स जो है अफ्रीका में कर सकता है, ठीक है। भारत के बड़े बड़े प्रोग्राम्स है, वो प्रोग्राम्स हम जो है अफ्रीका को इसके बारे में सारी डिटेलिंग शेयर कर सकते हैं। सिक्योरिटी कॉपरेशन, भारत सिक्योरिटी कॉपरेशन अफ्रीका के साथ में मजबूत कर सकता है। ज़्यादा ट्रेनिंग देके अफ्रीका सिक्योरिटी फोर्सेस को ज़्यादा ट्रेनिंग देना, हथियार प्रोवाइड करवाना, इंटेलिजेंस प्रोवाइड करवाना, ठीक है। इंडिया पीस कीपिंग मिशंस में जो है ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर सकता है, ज़्यादा ट्रूप्स को तैनात करके, ज़्यादा एक्सपोर्ट, ज़्यादा रिसोर्सेज को यहाँ पर तैनात करके। साथ ही साथ में अफ्रीका के साथ में भारत कोलैबोरेट कर सकता है आतंकवाद से लड़ने में, पायरेसी से लड़ने में, ह्यूमन ट्रैफिकिंग में, क्राइम में। साइंस, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन के सेक्टर में भी इंडिया हेल्प कर सकता है। इंडिया अपना साइंस और टेक्नोलॉजी का जो कोलैबोरेशन है अफ्रीका के साथ में, वो कर सकता है। ज़्यादा साइंटिफिक रिसर्च, डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स जो है अफ्रीका में हम सपोर्ट कर सकते हैं, लगा सकते हैं। इतना ही नहीं, इंडिया यहाँ पे नए नए इनोवेशंस, नए नए आविष्कारों को सपोर्ट कर सकता है अफ्रीका में, उनके साथ में एक्सचेंज कर सकता है, कॉपरेशन कर सकता है ना। ज़्यादा स्टार्टअप्स को सपोर्ट कर सकता है कि वो अफ्रीका के साथ में कोलैबोरेट करें, काम करें। तो ऐसे हम अफ्रीका को थोड़ा और ज़्यादा सपोर्ट कर पाएंगे, जो कि आज के समय पर ज़रूरत भी है, क्योंकि वो लोग थोड़ा ज़्यादा इश्यूज़ को फेस कर रहे हैं। दोस्तों, एक बढ़िया टॉपिक था। नाउ अब आते हैं आज के मेंस के क्वेश्चन की तरफ। तो आज का मेंस का क्वेश्चन क्या बोलता है? क्वेश्चन ये है कि जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है, ये आज के समय पर बहुत सारे पॉलिटिकल क्राइसिस से गुजर रहा है। इस कॉन्टेक्स्ट में डिस्कस करो कि इन क्राइसिस का जो इम्पैक्ट है वो भारत के ऊपर कैसे पड़ेगा। दूसरा, आपने कुछ नई नई नीतियाँ बतानी है, ठीक है, रणनीति, स्पेशली रणनीतियाँ बतानी है, कुछ स्ट्रेटजीज़ बतानी है जो कि इंडिया अपना सकता है अफ्रीका के अंदर में एक स्थिरता को बनाने के लिए, स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए। समझ गए? अब हिंदी में रीड कर देता हूँ ताकि हिंदी माध्यम वाले जो एस्पिरेंट्स हैं इसको अच्छे से समझकर एक बढ़िया सा आंसर लिख सकें। तो अफ्रीकी महाद्वीप इस समय अनेक राजनीतिक उथल पुथल से जूझ रहा है। इस संदर्भ में भारत पर इन उथल पुथल के संभावित प्रभावों पर चर्चा करें और उन रणनीतियों को स्पष्ट करें जिन्हें भारत क्षेत्र में स्थिरता बनाए रखने के लिए, योगदान देने के लिए अपना सकता है। तो 250 शब्दों में आंसर लिखना, और आंसर लिखने के बाद में कहाँ पे सबमिट करना है? टेलीग्राम पर जाना, वहाँ पे जाके सर्च बॉक्स में लिखना दीपक यादव एजुकेशन मेंस ग्रुप। आप फुल फॉर्म लिखोगे, मेरा टेलीग्राम चैनल मिलेगा जहाँ पर 70,000 से ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं। आप भी जुड़कर अपने आंसर्स को लिखकर सबमिट कर सकते हो। दोस्तों, अपने आंसर को लिखकर जब आप सबमिट करोगे तो साथ ही साथ में एक छोटा सा काम और करना है। एटलीस्ट सभी लोग को 2-2 आंसर्स रिव्यू करने हैं। जब आप सभी लोग 2-2 आंसर्स को रिव्यू करोगे तो बहुत सारे फ़ायदे होंगे आपको भी और सामने वाले को भी। आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलेंगे जो आप अपने नोट्स में इंक्लूड कर सकते हो। सामने वाले के आंसर में अगर कोई मिस्टेक होती है तो आप उनको बता सकते हो। तो इस प्रकार से कोऑपरेटिव वे में पूरा का पूरा जो ग्रुप है वो काम कर रहा है। नाउ आते हैं आगे। तो दोस्तों, ये था हमारा पूरा का पूरा आज के न्यूज़पेपर का सेशन। सारे आर्टिकल्स को हमने बेहतरीन तरीके से कवर करने की कोशिश की है। एडिटोरियल क्या था वो डिस्कस किया, मेंस का क्वेश्चन भी ले लिया है। नाउ आते हैं प्रीलिम्स वाले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन ये था कि जो थार्ड है, दैट इज़ टर्मिनल हाई ऑल्टीट्यूड एरिया डिफेंस। थार्ड कभी कभी न्यूज़ में देखने को मिलता है, ये क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। ये बेसिकली एक अमेरिकन एंटी मिसाइल सिस्टम है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर है। तो दोस्तों, इसी के साथ में करते हैं लेक्चर को समाप्त और मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।